ड्रामा की शुरुआत होती है और हम अपनी फीमेल लीड जियांग तांग को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रही होती है। धीरे धीरे पता चलता है कि तांग कैम्ब्रिज मास्टर की स्टूडेंट है और ये उसका चीन में पहला दिन है। लेकिन पहले ही दिन उसने जेंग नाम के आदमी की अच्छी खासी पिटाई कर दी होती है और अब उसी से बचकर भाग रही होती है। भागते भागते उससे गलती से एक बहुत कीमती वास गिरकर टूट जाता है और फिर हमें पता चलता है कि आखिर हुआ क्या था। असल में तांग एक होटल के वॉशरूम में होती है। तभी जेंग नाम का आदमी अचानक वहाँ आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो उसे छूने की कोशिश करता है तो तांग गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वॉशरूम में आने की? ये कहते हुए वो उसे मारने लगती है। जेंग कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तांग जवाब देती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वुमन रेस्टरूम में आने की? जेंग कहता है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर मेरी बात मान लो तो मैं इस बात को यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन तांग उसे एक जोरदार पंच मारती है और वहाँ से भाग जाती है। अब जेंग और उसके गार्ड्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। भागते हुए गलती से तांग से वो कीमती वास टूट जाता है। उसी दौरान भागते भागते वो हमारे मेल लीड मु जीचिंग से टकरा जाती है और वो उसे गिरने से बचा लेते हैं। तभी जेंग भी वहाँ पहुंच जाता है लेकिन जीचिंग को देखकर डर जाता है। तांग कहती है, सॉरी सर, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। लेकिन जीचिंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, चाय पीने चलें? अगले सीन में जीचिंग, उनका असिस्टेंट, जेंग और तांग सभी जीचिंग के ऑफिस में होते हैं। जीचिंग पूछते हैं, मुझे बताओ होटल में अभी क्या हो रहा था? जेंग तुरंत कहता है, सब इस लड़की की गलती है। जीचिंग तांग की तरफ देखकर कहते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तांग कहती है, इसने मुझे हरास करने की कोशिश की, यहाँ तक कि मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनने को भी कहा। जेंग गुस्से में बोलता है, बकवास मत करो प्रेसिडेंट मू, इसने मुझे मारा है। तांग जवाब देती है, मैं इसके जैसे आदमी को कैसे मार सकती हूँ? जीचिंग तांग को चाय ऑफर करते हैं। जेंग खुद जीचिंग के लिए चाय सर्व करता है। फिर जीचिंग तांग से पूछते हैं, इसने तुम्हें किस हाथ से छुआ था? तांग कहती है, दोनों हाथों से। इतना सुनते ही जीचिंग जेंग के दोनों हाथों पर गर्म चाय डाल देते हैं और ठंडे स्वर में कहते हैं, अगली बार ऐसा किया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी पुलिस वहाँ पहुंच जाती है और जेंग को गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके जाने के बाद तांग जीचिंग को धन्यवाद कहती है और बोलती है, मेरा नाम जियांग तांग है, अगर भविष्य में आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। अब मैं जाकर देखती हूँ कि वो टूटा हुआ वास आखिर किसका था। तांग जाने लगती है लेकिन जीचिंग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, वो वास मेरा था। तांग कहती है, मैं आपको उसके पैसे दे दूंगी। जीचिंग शांत स्वर में कहते हैं, 60 मिलियन। ये सुनते ही तांग हैरान रह जाती है। जीचिंग उसे वास के पेपर्स दिखाते हैं। तांग घबराकर कहती है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं एक बार हिसाब लगा लूं। अब तांग मन ही मन सोचने लगती है कि उसकी इंटर्नशिप में तो सिर्फ 15,000 मिलते हैं और परमानेंट नौकरी मिलने के बाद भी उसकी सालाना सैलरी सिर्फ 2 लाख होगी, तो मुझे बस 300 साल तक बिना खाए पिए रहना पड़ेगा, तब जाकर मैं उस वास के पैसे चुका पाऊंगी। उसी समय असिस्टेंट को याद आता है कि जो वास तांग ने तोड़ा था वो असल में किसी और आदमी का था और वो आदमी बहुत गुस्से में था। वह चिल्लाते हुए कहता है, मेरी आंखों के सामने पूरी इतिहास की चीज टूटकर बिखर गई। तभी असिस्टेंट उसे 60 मिलियन का चेक देते हुए कहते हैं, ये वास की कीमत का डबल अमाउंट है। आज के बाद आप मिस जियांग को परेशान नहीं करेंगे और उनसे कोई संपर्क भी नहीं करेंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे गिफ्ट समझ लीजिए। वर्तमान में जीचिंग तांग से कहते हैं, इंजीनियर जियांग, मुझे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो। तांग हैरान होकर पूछती है, आपको मेरा प्रोफेशन कैसे पता? जीचिंग शांत होकर कहते हैं, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। असिस्टेंट देखता है कि जीचिंग अपने प्राइवेट अकाउंट में उसकी डिटेल्स सेव कर रहे हैं। फिर तांग जीचिंग से पूछती है, क्या ये कीमत चुकाने का कोई और तरीका नहीं है? ऐसे तो मुझे 300 साल लग जाएंगे। तभी असिस्टेंट मजाक में कहता है, मिस्टर मू, आपके पास पत्नी की जगह तो खाली है, दादाजी भी आपको शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सुनकर तांग तुरंत बोल पड़ती है, मैं लिटरेचर और मार्शल आर्ट्स दोनों में एक्सपर्ट हूँ। मुझे म्यूजिक, चेस, कैलीग्राफी और पेंटिंग की भी जानकारी है। मैं अखरोट भी आसानी से तोड़ सकती हूँ। अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 4 लोगों को बैठाकर ले जा सकती हूँ। मैं आपकी बॉडीगार्ड भी बन सकती हूँ और अगर आप चाहें तो आपकी फैमिली से भी डील कर सकती हूँ। जीचिंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अगले ही पल दोनों शादी कर लेते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद तांग उसे देखते हुए सोचती है, मुझ पर कितना बड़ा कर्ज है और अब रहने की जगह भी। तभी जीचिंग उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तांग कहती है, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, एक बार आपकी फैमिली से बात हो जाए उसके बाद मैं आपकी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। जीचिंग कहते हैं, चलो तुम अपना सामान पैक कर लो। तांग हाँ कहती है और अपने दोस्त चेन जो को मैसेज करके शादी के बारे में बता देती है। इसके बाद हम तांग को उसके डॉर्म में देखते हैं जहाँ वो अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी उसे चेन जो का मैसेज आता है, तुमने शादी कर ली, मैं अभी आता हूँ। तांग अपने साथ एक पेपर स्प्रे की बोतल रख लेती है और कहती है, अगर किसी ने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी दिखता है कि उसने ये बात अपने एक और दोस्त को भी बता दी है। वो लड़का उसका
बचपन का दोस्त होता है और मैसेज में लिखता है तुम बचपन से ही बहुत स्मार्ट हो। तांग उसे बताती है कि ये सब उस जेंग की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं होता तो मुझे 60 मिलियन युआन का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अगर मैं खुद को भी बेच दूं तब भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। मैं किसी अमीर बाप की बेटी नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे उनकी पत्नी बनने का मौका मिला है ताकि मैं उनका कर्ज चुका सकूं। वो अभी उससे चैट ही कर रही होती है कि तभी चेन झो वहाँ आ जाता है और अचानक तांग से चिपक कर कहता है मैं बाहर बॉस मुंह से टकरा गया था। वो मुझे ऐसे घूर रहे थे कि मैं डर ही गया। तांग कहती है कोई बात नहीं। चेन झो पूछता है क्या तुमने सच में शादी कर ली? क्या तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता है? तांग जवाब देती है किसी को कुछ नहीं पता, मुझे बस उनके पैसे चुकाने हैं। जो कहता है तुम्हारे लिए 6000 युआन तो मैं ही दे दूंगा। लेकिन जब तांग उसे बताती है कि उसे 60 मिलियन युआन चुकाने हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से कहता है हाँ तुम चिंता मत करो, जैसे ही मैं उनके पैसे चुका दूंगी मैं वहाँ से चली जाऊंगी। जो कहता है बॉस मुंह जैसे आदमी को तो किसी इज्जतदार फैमिली में शादी करनी चाहिए थी। ये सुनकर टैंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं बुरी हूँ? मेरे अंदर इतना टैलेंट है। मैं सबसे कम उम्र की टेक्निकल इंजीनियर हूँ। मेरे पापा एकेडमिशियन है, मम्मी डॉक्टर है। क्या मेरी फैमिली खराब है? जो घबरा कर कहता है नहीं नहीं, तुम तो नंबर 1 हो। लेकिन बॉस मुंह ऐसे इंसान नहीं है जिनसे पंगा लिया जाए। मैंने सुना है उनकी माँ उन्हें कम उम्र में छोड़कर चली गई थी। उनके पिता घर में ही कैद जैसे रहते हैं। जिंगहेंग ग्रुप के असली मालिक उनके छोटे भाई थे जिनकी अचानक मौत हो गई। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसके बाद टैंग अपना सामान लेकर बाहर आती है और देखती है कि जीचिंग उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे जो की बातें याद आने लगती हैं और वो थोड़ी घबराई हुई होती है। तभी जीचिंग उसके पास आते हैं और उसका बैग ले लेते हैं। टैंग कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। जीचिंग मुस्कुराकर कहते हैं तुम मेरी पत्नी हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो बैग कार में रख देते हैं और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार में बैठी टैंग उन्हें चुपके से देख रही होती है। वो उनकी एक फोटो खींचकर अपने दोस्त को भेजती है। तभी जिचिंग के फोन पर नोटिफिकेशन आता है और वो कार रोक देते हैं। टैंग डर जाती है और मन ही मन सोचती है कहीं ये मुझे कार से बाहर तो नहीं निकालने वाले। जिचिंग फोन चेक करते हैं और तब पता चलता है कि टैंग जिस दोस्त को मैसेज कर रही है वो खुद जिचिंग ही है। वो अपनी फोटो देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। टैंग फिर मैसेज करती है तुम्हें इनका चेहरा दिखाते हुए मैं लगभग पकड़ी ही गई थी। सच कहूँ तो ये बहुत हैंडसम है। जिचिंग जवाब देते हैं काफी भरोसेमंद लग रहे हैं। इसके बाद जिचिंग को अपना बचपन याद आता है जब वो पहली बार टैंग से मिले थे। हम देखते हैं कि कुछ लोग जिचिंग को मार रहे होते हैं। तभी टैंग अपने घर से बाहर निकलती है और उन्हें देख लेती है। वो उन लोगों से कहती है इसे मारना बंद करो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये सुनकर वो लोग डर कर भाग जाते हैं। टैंग जिचिंग की मदद करती है और पूछती है बहुत दर्द हो रहा है क्या? जब पापा मुझे हाथ पर मारते हैं तो मैं कैंडी खा लेती हूँ, फिर दर्द गायब हो जाता है। ये कहकर वो जिचिंग को एक कैंडी देती है और वहाँ से चली जाती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि जिचिंग टैंग को अपने घर लेकर आते हैं। घर देखकर टैंग के होश उड़ जाते हैं। घर पहुंचते ही जिचिंग उसके हाथ में घर की चाबी रख देते हैं और कहते हैं तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो, इसमें मेरे रूम और स्टडी रूम की भी चाबी है। टैंग कहती है इसकी जरूरत नहीं है। जिचिंग कहते हैं अब हम शादीशुदा हैं, तुम्हें मेरे प्राइवेट स्पेस में आने की इजाजत है। फिर वो कहते हैं तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। टैंग हल्की मुस्कान के साथ कहती है मैं आपको सर ही कहूंगी। इसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और कमरा देखकर खुश हो जाती है। जिचिंग ने उसके लिए सॉफ्ट टॉयज और 5090 गेम का पूरा सेटअप भी तैयार कर रखा होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे जिचिंग का मैसेज आता है मुझे नहीं पता था कि तुम क्या इस्तेमाल करती हो, इसलिए मैं अपनी पसंद से चीजें ले आया। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। टैंग मुस्कुराते हुए कहती है मेरे क्रेडिटर तो कितने अच्छे हैं। फिर वो अपने दोस्त यानी जिचिंग को ही 5090 की फोटो भेजती है और लिखती है मुझे 5090 मिल गया। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आता। वो हैरान होकर कहती है ये तो मुझे तुरंत रिप्लाई करते हैं, आज क्या हुआ? फिर वो इस ख्याल को झटक कर साइड में रख देती है। रखकर वो कहती है अगर मैंने ये 5090 तोड़ दिया तो मैं इसके पैसे कभी नहीं दे पाऊंगी ना। लेकिन अगले ही पल वो सारी चिंता भूलकर उसे एंजॉय करने लगती है। सीन बदलता है और टैंग जिचिंग के साथ डिनर के लिए आती है। वो मन ही मन सोचती है क्या ये सच में खाना बना सकते हैं? जिचिंग कहते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम क्या खाती हो, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ये बना दिया। टैंग खाने के लिए बैठती है लेकिन उसके मन में शक चलता रहता है कहीं इन्होंने खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया। वो देखती है कि जिचिंग खुद नहीं खा रहे हैं तो उसका शक और बढ़ जाता है। टैंग कहती है पहले आप खाइए। तब जिचिंग खाना शुरू करते हैं और उसके बाद टैंग भी जल्दी जल्दी खाने लगती है। उसकी स्पीड देखकर जिचिंग हैरान रह जाते हैं। फिर वो खुद उसके लिए चावल सर्व करते हैं। थोड़ी देर बाद जिचिंग कहते हैं क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तुम्हें बार बार मुझसे सॉरी या थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। हम पति पत्नी हैं और तुम्हें मेरे लिए अपनी आदतें बदलने की भी जरूरत नहीं है। अगर खाने के बाद तुम मेरे साथ चाय पीना चाहो तो मुझे अच्छा लगेगा। टैंग मन ही मन सोचती है हम तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, हमारा रिश्ता तो सिर्फ क्रेडिटर और डेप्टर का है। वो कहती है मैं खाना खा चुकी हूँ, अब मैं बर्तन धो देती हूँ। जिचिंग कहते हैं ये मैं
कर लूंगा। टैंग जवाब देती है, जैंग्स का रूल है कि जो खाना बनाता है वो बर्तन नहीं धोता। जिचिंग हल्के से मुस्कुराकर कहते हैं, इस घर में कोई रूल नहीं है। अब टैंग उनके खाना खत्म करने का इंतजार करने लगती है, लेकिन जिकिंग बहुत धीरे धीरे खा रहे होते हैं। टैंग बोर होने लगती है और जो को मैसेज करके लिखती है, ये बहुत धीरे खाते हैं, क्या ये इसलिए है क्योंकि ये बूढ़े हो रहे हैं और इनका डाइजेशन खराब हो रहा है? जो जवाब देता है, धीरे खाने का मतलब खराब डाइजेशन होता है। अगर इनके दूसरे पार्ट्स में भी दिक्कत हुई तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। अब तो सोच रहा हूँ असली लकी कौन है। टैंग हंसते हुए लिखती है, ये ब्लेसिंग तो तुम्हारे लिए है। इतने में टैंग नोटिस करती है कि जैसे ही वो मैसेज भेजती है उसी वक्त जिकिंग का फोन बज उठता है। वो चौंक जाती है। वो तुरंत जो को मैसेज करके कहती है, मुझे लग रहा है मैं पकड़ी गई हूँ। जिचिंग मैसेज देखते हैं, लेकिन कुछ कहे बिना फोन ऑफ करके वापस रख देते हैं। टैंग तुरंत वहाँ से उठकर अपने कमरे में भाग जाती है। जिचिंग हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, पूछना तो चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं है। दूसरी तरफ टैंग खुद से बात करते हुए कहती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ इन्होंने 60 मिलियन के बारे में कोई बात ही नहीं की। कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं। वो अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है और कहती है, मुझे खुद ही कुछ करना होगा और इनसे बात करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि वो जिचिंग के कमरे में जाती है जब वो शॉवर ले रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जिचिंग बाथरोब पहनकर बाहर आते हैं। उनके एब्स देखकर टैंग मन ही मन सोचती है, ये इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं। जिचिंग पूछते हैं, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं बस कपड़े बदल कर आता हूँ। कपड़े बदलने के बाद दोनों साथ बैठते हैं। टैंग कहती है, मैं आपसे पूछना चाहती थी हम 60 मिलियन का डेब्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें कब तक पति पत्नी बनकर रहना होगा? मुझे क्या करना होगा? क्या सिर्फ एक बार आपकी फैमिली से मिलना होगा? और अगर आपने किस या हक करने को कहा तो मैं नहीं करूंगी। वो मन ही मन सोचती है, अगर इन्होंने कुछ गलत डिमांड की तो मैं इन्हें अंधा कर दूंगी। और उसके हाथ में पेपर स्प्रे दिखाई देता है। जिचिंग शांत आवाज में कहते हैं, तुम्हें बस हर समय मेरे साथ रहना होगा। टैंग तुरंत पूछती है, क्या मुझे जॉब से छुट्टी नहीं मिलेगी? 24 घंटे में एक बार भी नहीं? फिर वो हिचकते हुए पूछती है, और मेरी सैलरी कितनी होगी? जिकिंग पूछते हैं, तुम कितनी सैलरी चाहती हो? टैंग कहती है, मेरी सालाना सैलरी 2 लाख युआन है। आपकी फैमिली से डील करना आसान नहीं होगा, इसलिए इसके लिए साल के 20 मिलियन युआन लगेंगे। जिचिंग बिना सोचे मान जाते हैं। टैंग हैरान रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3 साल में इनका सारा कर्ज उतर जाएगा और फिर मैं आजाद हो जाऊंगी। वो कहती है, ठीक है, फिर मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। टैंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ से पेपर स्प्रे गिर जाता है और जिचिंग उसे देख लेते हैं। टैंग घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, वो ये तो बस हेयर स्प्रे है। ये कहकर वो उसे उठाती है और जल्दी से कमरे में भाग जाती है। जिचिंग हल्का सा हंस देते हैं। कमरे में पहुंचकर टैंग अपने दोस्त को मैसेज करती है, मेरा क्रेडिटर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। क्या मुझे कोई प्रिकॉशन लेनी चाहिए? क्या मुझे साफ कह देना चाहिए कि मैं अपनी बॉडी सेल नहीं करूंगी? दूसरी तरफ जिकिंग उसका मैसेज पढ़ते हैं और मन ही मन सोचते हैं, तुम्हें यहाँ कंफर्टेबल महसूस करवाने और अपने पास रखने के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, हर तरीका इस्तेमाल करूंगा। इधर टैंग खुद से बात करते हुए कहती है, शादी के पहले दिन ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। इनकी मीठी मीठी बातें जरूर कोई ट्रैप है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर मेरा फायदा उठाएंगे। वो अपने बैग से एक चाकू निकालती है और कहती है, अगर इन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सीन बदलता है। अगली सुबह टैंग उठती है और देखती है कि उसे ऑफिस के लिए देर हो गई है। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकलती है, लेकिन कमरे से निकलते ही जिकिंग से टकरा जाती है। वो मन ही मन सोचती है, इस उम्र में भी इनके मसल्स कितने स्ट्रांग हैं। वो जाने लगती है, तभी जिचिंग उसे टिफिन में नाश्ता देते हैं। टैंग सोचती है, ये सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना रहे हैं, लेकिन मेरा तो इनका गला घोंटने का मन कर रहा है। अच्छा है इन्हें पता नहीं, वरना मैं कितनी एम्बेरस हो जाती। जिचिंग ने उसका पसंदीदा नाश्ता बनाया होता है। टैंग सोचती है, कहीं पति का रोल प्ले करते करते ये मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लेंगे। वो थैंक यू कहती है और बोलती है, मुझे अब ऑफिस जाना होगा। जिचिंग कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। टैंग तुरंत मना करती है, नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। जिचिंग शांत स्वर में कहते हैं, मैं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिचिंग उसे छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। टैंग सोचती है, अगर ऑफिस में किसी ने इन्हें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। उसकी परेशानी जिचिंग समझ जाते हैं और कहते हैं, तुम ऑफिस से थोड़ा पहले उतर जाना। तभी टैंग को एक आदमी का फोन आता है। वो कहता है, मैं जेन्युइन टी हाउस से बोल रहा हूँ जो तुम्हारे ऑफिस के पास है। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम नहीं जानती। टैंग ये बात जिचिंग को बताती है और पूछती है, क्या मुझे जाना चाहिए? जिचिंग कहते हैं, जाओ। तब टैंग फोन पर उस आदमी से कहती है, मैं अभी आ रही हूँ। इसके बाद वो उस जगह उतर जाती है जहाँ उस आदमी ने बुलाया होता है। जाने से पहले जिकिंग उसे एक छाता देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाद वाले इंटरसेक्शन पर इंतजार करूंगा। टैंग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिचिंग अपने असिस्टेंट से कहते हैं, क्या मू योंगटियन के फ्रॉड के सबूत रिलीज करना सही होगा? असिस्टेंट जवाब देता है, जी सही रहेगा। अगले सीन में टैंग उस आदमी के सामने बैठी होती है जिसका नाम योंगटियन होता है। वो पूछता है, तुम और जिचिंग कैसे मिले? टैंग मन ही मन सोचती है, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, मुझे सावधान रहना होगा। वो अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है और कहती है, किस्मत ने हमें मिलाया। योंगटियन कहता है, तुम दोनों की उम्र में काफी फर्क है। टैंग जवाब देती है, हो सकता है हम अलग हों, लेकिन वो बहुत केयरिंग है। योंगटियन फिर पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो?
टैंग कहती है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इस पर योंगटियन हंसकर कहता है, फिर तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि उसका असली प्लान क्या है। उसने ताकत हासिल करने के लिए अपनी ही फैमिली को नुकसान पहुंचाया है। योंगटियन उसे कुछ फोटो दिखाता है जो जिकिंग के छोटे भाई की होती हैं। टैंग मन ही मन सोचती है, क्या ये अफवाह सच हो सकती है कि मू जिचिंग पलक झपकते ही लोगों को मरवा देते हैं। योंगटियन आगे कहता है, वो अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने भाई को मरवा दिया और अपने पिता को जेल भिजवा दिया। टैंग उन फोटो को देखने से मना कर देती है और कहती है, मैं ये नहीं देखना चाहती, मुझे रात में डरावने सपने नहीं चाहिए। योंगटियन कहता है, तुम एक मर्डरर के साथ एक ही बेड पर सो सकती हो, उससे तुम्हें डर नहीं लगता? टैंग मन ही मन सोचती है, हम दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश मत करो। योंगटियन कहता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम उससे बच सकती हो। टैंग के मन में आता है, क्या ये मेरे लिए 60 मिलियन चुका देगा? लेकिन वो कहती है, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर योंगटियन को गुस्सा आ जाता है। तभी उसे एक कॉल आता है और कोई बताता है कि पुलिस आ चुकी है। योंगटियन तुरंत टैंग से कहता है, आज जो भी बातें हुई हैं उन्हें सीक्रेट रखना, मुझे अभी जाना होगा। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में टैंग जिचिंग को वही रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है, अब हम दोनों एक ही नाव में हैं। आखिर हमारे बीच क्रेडिटर और डेब्टर का रिश्ता है। जिचिंग पूछते हैं, अगर उसने जो कहा वो सच हुआ तो? टैंग कहती है, किससे फर्क पड़ता है कि सच क्या है और झूठ क्या, चाहे कुछ भी हो, मैं आपका ही साथ दूंगी, मुझे बस जल्दी से जल्दी आपके पैसे चुकाने हैं। वो आगे कहती है, मैं हमेशा आपके साथ लॉयल रहूंगी, मुझे आप पर भरोसा है। जिचिंग हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, मैं तुम्हारी इस नेक भावना की कद्र करता हूँ, जाओ जाकर आराम करो। टैंग वहाँ से चली जाती है और जिचिंग उसके पीछे मुस्कुरा देते हैं। तभी उनके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कहते हैं, सब कुछ आपके प्लान के अनुसार हो रहा है, जैसा आपने सोचा था। योंगटियन का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही रहा। अगले सीन में टैंग अपने दोस्त से बात कर रही होती है और कहती है, मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है वो अभी कितने डरावने लग रहे थे। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी 60 मिलियन का चेक देकर निकल जाती। दूसरी तरफ जिचिंग उसके मैसेज पढ़कर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये बचपन से ही चालाक है। वो रिप्लाई करते हैं, तुम उससे मत डरो। टैंग जवाब देती है, मैं सच कह रही हूँ, इतने पावरफुल इंसान से डील करने में मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सोच लिया है, कल से मैं सुबह 5 बजे उठकर जल्दी ऑफिस चली जाऊंगी और रात को देर से लौटूंगी ताकि उनसे मुलाकात ही ना हो। ये कहकर वो सोने चली जाती है। उधर जिचिंग 4:35 का अलार्म लगाकर सो जाते हैं। अगली सुबह टैंग जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए निकलती है, लेकिन बाहर आकर देखती है कि जिचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो उन्हें देखते हुए ठिठक जाती है। जिचिंग उसे देखकर पूछते हैं, क्या आज टेक्निकल डिपार्टमेंट की फिजिकल ट्रेनिंग है जो इतनी जल्दी उठ गई? टैंग कहती है, हाँ, आजकल थोड़ा वजन बढ़ गया है। जिचिंग मुस्कुराकर कहते हैं, तो फिर मुझे तुम्हें सिखाना होगा, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करो। वो टैंग को एक्सरसाइज करवाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में टैंग थक जाती है और कहती है, मुझसे और नहीं होगा। इसके बाद जिचिंग उसे ऑफिस छोड़ देते हैं। अगले सीन में जिचिंग अपने ऑफिस में होते हैं। तभी योंगटियन उनके केबिन के बाहर झांकता हुआ दिखता है। जिचिंग कहते हैं, अंकल आप बाहर क्या कर रहे हैं? योंगटियन अंदर आता है और कहता है, तुमने उन डॉक्यूमेंट्स को वायरल किया है। जिचिंग शांत स्वर में कहते हैं, आजकल आप कहानियां सुनाने में काफी बिजी हैं, लेकिन शायद आप भूल गए कि कहानी सुनाते वक्त भी बेसिक कानून का ध्यान रखना चाहिए। मेरी पत्नी भोली है। आपकी बातों से वो इतनी डर गई कि रोने लगी। तंग रोने लगती है और कहती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जिचिंग योंगटियन की तरफ देखकर कहते हैं, मैं उसे मना नहीं सका, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। योंगटियन कहता है, मैं तो बस उसे सच बताना चाहता था ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो। तब जिचिंग उसे कुछ पेपर्स देते हैं और कहते हैं, अगर आप सच ही बताना चाहते हैं तो पहले अपने गबन के सबूत देख लीजिए। सबूत देखते ही योंगटियन घबरा जाता है और गुस्से में कहता है, तुम अपने बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव करोगे? मैं तुम्हें चैन से मरने भी नहीं दूंगा। जिचिंग शांत आवाज में कहते हैं, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर आपने दोबारा मेरी पत्नी को उकसाने की कोशिश की तो आपको चैन की मौत मिलेगी या नहीं? योंगटियन गुस्से में कहता है, तुम जैसी नाजायज औलाद की हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? जिचिंग ठंडे लहजे में जवाब देते हैं, कल ये सारे सबूत सीधे पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। योंगटियन पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? जिचिंग उसे एक फाइल देते हैं, इक्विटी ट्रांसफर अग्रीमेंट। योंगटियन फाइल देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम चाहते हो कि मैं अपने शेयर टैंक के नाम कर दूं? लेकिन वो तो फैमिली मेंबर भी नहीं है। जिचिंग कहते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता और आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, सोच लीजिए। आखिरकार योंगटियन को साइन करना पड़ता है। जाते जाते वो कहता है, जिचिंग तुम बहुत घटिया इंसान हो, अगर मैंने जिमिंग को नहीं रोका होता तो तुम कब के मर चुके होते। ये सुनकर जिचिंग को बचपन की बात याद आती है जब जिमिंग उन्हें मार रहा था, लेकिन टैंग के धमकाने पर योंगटियन ने उसे रोक लिया था और वहाँ से ले गया था। उसके बाद टैंग ने जिचिंग की मदद की थी और उन्हें एक कैंडी देकर चली गई थी। वर्तमान में जिचिंग अपनी जेब से वही कैंडी निकालते हैं और उसे हल्के से सूंघते हैं। तभी उनका असिस्टेंट
आकर कहता है, दादाजी आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी फ्लाइट 5 घंटे बाद है। जिचिंग कहते हैं, ओल्ड हाउस जाने के लिए कार तैयार करो। सीन बदलता है। अब हम देखते हैं कि जिचिंग अपने दादाजी के साथ बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। दादाजी मुस्कुराकर पूछते हैं, सुना है तुमने शादी कर ली? कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारा दिल जीत लिया? उसे मुझसे मिलवाने कब लाओगे? जिचिंग कहते हैं, अभी सही समय नहीं है। दादाजी कहते हैं, कोई जल्दी नहीं है। वैसे तुम्हारे पिताजी भूख हड़ताल पर थे। शिकायत आई है कि उनका ध्यान रखने वाला स्टाफ ठीक से काम नहीं कर रहा और सर्विस भी अच्छी नहीं है। जिचिंग जवाब देते हैं, मैंने उन्हें अभी दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया है। वहाँ गार्ड्स टॉप टियर हैं और उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दादाजी हल्के से कहते हैं, उस आदमी ने सिर्फ तुम्हें परेशान किया है। अच्छा है, अब उसे वहीं रहने दो। जिचिंग कहते हैं, अब मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। दादाजी उन्हें जाने की इजाजत देते हुए कहते हैं, अगली बार अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को साथ लेकर आना। जिचिंग के जाने के बाद बटलर जो कहती है, मुझे लगता है मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए कि यंग मास्टर और यंग मिस्ट्रेस के बीच सब ठीक है या नहीं। दादाजी मुस्कुराकर कहते हैं, जीजी को इन सब बातों की ज्यादा समझ है। क्या मुझे सच में चिंता करने की जरूरत है? सीन फिर बदलता है। अब टैंग ऑफिस में एक बड़ा सा बॉक्स अकेले उठाती हुई दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद लंच टाइम हो जाता है और वो देखती है कि जिचिंग ने उसके लिए स्वादिष्ट खाना पैक करके दिया है। वो खाने की फोटो खींचकर अपने दोस्त को भेजती है और लिखती है, लगता है मुझे जिचिंग के टेस्ट की आदत हो जाएगी। तभी जिचिंग का रिप्लाई आता है, तुमने खाना खा लिया? टैंग जवाब देती है, जिचिंग ने जो टैपियोका सूप बनाया है वो बहुत अच्छा है। इसके बाद जिचिंग अपने नंबर से उसे मैसेज करते हैं, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। साथ ही वो अपना पूरा शेड्यूल भी भेज देते हैं। टैंग शेड्यूल देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है, ये मुझे अपना शेड्यूल भी भेज रहे हैं। फिर हम जिकिंग को देखते हैं, जो फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि टैंग के लिए खाने में क्या क्या बनाया जाएगा। लेकिन तभी ग्रुप में टैंग मैसेज करती है और जो से कहती है, जिचिंग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं तो चलो आज रात थोड़ा मजे करते हैं। ये मैसेज देखकर जिचिंग तुरंत कहते हैं, आज रात खाना बनाने की जरूरत नहीं है और टैंग की सिक्योरिटी बढ़ा दो। अगले सीन में टैंग और जो बार में खूब मस्ती कर रहे होते हैं। दोनों काफी ड्रिंक कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद टैंग को उल्टी होने लगती है। जो मजाक में पूछता है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? टैंग तुरंत कहती है, अपने आप को जिचिंग को सौंपने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। बस इन दिनों रात तक काम कर रही हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा थक गई हूँ। नशे की हालत में टैंग एक ड्रिंक की बोतल लेकर घर पहुंचती है और देखती है कि जिचिंग उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखकर वो घबरा जाती है, जल्दी से बोतल छुपा लेती है और पूछती है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? जिचिंग कहते हैं, ट्रिप पोस्टपोन हो गई तो सोचा नई नई शादी हुई है, जल्दी घर आ जाना चाहिए। वो टैंग के हाथ से बोतल ले लेते हैं। टैंग घबरा कर कहती है, ये बहुत महंगी है, प्लीज मुझे वापस दे दीजिए। वो बोतल लेने की कोशिश करती है और इसी दौरान अनजाने में उन्हें गले लगा बैठती है। जिचिंग उसे सोफे पर बैठाते हैं और उसे शहद वाला पानी देते हैं। वो पूछते हैं, तुमने डिनर किया? टैंग धीरे से कहती है, नहीं। क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं है? जिचिंग मुस्कुराकर कहते हैं, हम शादीशुदा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी आजादी छीन लूंगा। तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने का, अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। टैंग मन ही मन सोचती है, ये कितने अच्छे पति हैं, लेकिन मैं इनकी चाल में नहीं फंस सकती। वो पूछती है, हम आपके घर कब जाएंगे? आपकी फैमिली से मिलना है। मुझे पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया। जिचिंग कहते हैं, कुछ दिनों में हम विदेश जाने वाले हैं। नशे की वजह से टैंग को नींद आ जाती है। जिचिंग उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर सुला देते हैं और धीरे से कहते हैं, मुझे माफ कर देना जो मैं तुम्हें इस तरह अपने पास रख रहा हूँ। वो जाने लगते हैं, लेकिन टैंग उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। तभी जिचिंग उसे हल्के से किस कर लेते हैं। सीन बदलता है। अगली सुबह जिचिंग टैंग के उठने का इंतजार कर रहे होते हैं। टैंग उठते ही कहती है, थैंक गॉड मैं रात को किसी नशेड़ी की तरह सड़क पर नहीं गिरी। वो तैयार होकर बालकनी में जाती है, नीचे जिचिंग को देखती है और छुप जाती है। फिर खुद से कहती है, मैं क्यों छुप रही हूँ? ऐसा तो नहीं है कि देर से आने पर ये मेरे पैसे काट लेंगे। जिचिंग उसे देख लेते हैं और नीचे आने के लिए कहते हैं। टैंग नीचे आती है और दोनों साथ में नाश्ता करने बैठते हैं। तभी उसे खुद से शराब की स्मेल आती है और वो कहती है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। जिचिंग कहते हैं, पहले नाश्ता कर लो। नाश्ता करते हुए टैंग फोन में न्यूज पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि 32 साल के प्रेसिडेंट म्यू ने कैसे बिजनेस को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। वो जिचिंग से कहती है, आपके लिए ये सब कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? जिचिंग हल्का सा मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? टैंग तुरंत कहती है, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मन ही मन वो सोचती है, मैं कौन होती हूँ इनकी चिंता करने वाली। फिर वो कहती है, आप बस अपना काम बढ़ाइए, मैं आपके काम में दखल नहीं दूंगी। अगले सीन में दोनों साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। टैंग को हंसते हुए देखकर जिकिंग भी मुस्कुरा देते हैं। अचानक टैंग पूछ बैठती है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर उसे तुरंत एहसास होता है कि उसने क्या पूछ लिया, तो वो जल्दी से कहती है, मेरा मतलब वो नहीं था। फिर टैंग अचानक बात बदलते हुए पूछती है, क्या आप केक खाएंगे? शायद आप मीठा नहीं खाते होंगे। जिकिंग हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे मीठा पसंद है। ये कहकर वो उसी के चम्मच से केक खा लेते हैं। टैंग मन ही मन सोचने लगती है, क्या ये इनडायरेक्ट किस था?
उसी वक्त टैंग के फोन पर उसके डैड का कॉल आ जाता है। मिस्टर जियांग कहते हैं जेंगबो विदेश से वापस आ गया है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने तुम दोनों की ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है। ये सुनते ही टैंग चौंक जाती है। वो तुरंत कहती है मैं नहीं जाऊंगी। मिस्टर जियांग समझाते हैं तुम्हारे अंकल जेंग खुद घर आए थे, मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। टैंग थोड़ी नाराज होकर कहती है मुझे ओवर टाइम करना है, कल मेरे पास बहुत काम है, आप और अंकल जेंग इस बारे में सोचना भी मत। वो बात करने के लिए कमरे में जाने लगती है, लेकिन जिकिंग उसे वहीं बैठने का इशारा करते हैं। टैंग फोन पर ही कहती है मैं नहीं जाऊंगी। वो जिकिंग की तरफ देखती है। जिकिंग इशारे से उसे जाने के लिए कहते हैं। टैंग मन ही मन सोचती है क्या ये सच में मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने देना चाहते हैं। फिर वो अपने डैड से कहती है मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है, आपकी बेटी अपनी मर्जी से फैसला करेगी। ये कहकर वो कॉल काट देती है। इसके बाद वो जिकिंग से कहती है देखा आपने, मैं लॉयल हूँ, अगर मैं आपकी टेम्पररी वाइफ बनने के लिए मानी हूँ तो आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। जिकिंग पूछते हैं इससे तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी। टैंग मन ही मन सोचती है इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी पत्नी को ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए तैयार हो जाएं। फिर वो कहती है मुझे कल चेन जो के साथ शॉपिंग पर जाना है, इसलिए मैं अब कमरे में जाना चाहती हूँ। जिकिंग कहते हैं कल मुझे प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ डिस्कस करना है, उसके बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। टैंग मना करते हुए कहती है उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। ये कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में जिकिंग अपने पार्टनर के साथ प्रोजेक्ट की बात करते दिखाई देते हैं। बातों बातों में उनका पार्टनर पूछता है तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच सब कैसा चल रहा है, क्या उसे पता चल गया कि तुम ही उसके वो दोस्त हो जिससे वो बात करती है। जिकिंग कहते हैं अभी नहीं। पार्टनर हैरानी से पूछता है अब तक नहीं बताया। जिकिंग धीमे स्वर में कहते हैं उसके दिल में अपने उस दोस्त के लिए खास जगह है, वो उस पर बहुत भरोसा करती है। अगर मैंने अभी सच बता दिया तो शायद वो डर जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहता। पार्टनर फिर पूछता है अगर सच जानने के बाद वो जाने की जिद करे तो क्या तुम हमेशा अकेले रहोगे। जिकिंग शांत होकर कहते हैं मेरे लिए इतना काफी है कि वो अभी मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पार्टनर हंसते हुए कहता है तुम्हें गेम का अगला स्टेप लेना चाहिए, याद है मैं तुम्हारी भाभी को कैसे डेट पर ले जाता था, अब तुम्हें भी थोड़ा रोमांस शुरू करना चाहिए। तभी उनकी नजर रेस्टोरेंट में आती टैंग और चेन जो पर पड़ती है। पार्टनर कहता है अरे ये तो टैंग है ना, क्या इत्तेफाक है। उधर टैंग और जो शॉपिंग करके आते हैं। टैंग पूछती है तुम्हारी फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी। जो मुस्कुराकर कहता है बहुत जल्द, बस इंतजार करो, जब मैं पैसे कमाने लगूंगा ना सबसे पहले तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। इतने में टैंग का दूसरा दोस्त शीशु उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आ जाता है और कहता है मैं काफी समय से तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम शॉपिंग पर गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गया, ये स्पेशल रोज तुम्हारे लिए लाया हूँ। शीशु की बातें सुनकर झो मुंह बनाते हुए कहता है ये सब सुनकर तो मुझे उल्टी आने लग रही है। शीशु जवाब देता है टैंग और मैं बचपन के दोस्त हैं। ये सुनकर झो गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। शीशु गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन टैंग उसे रोक लेती है और शांत होकर कहती है शीशु मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। शीशु उदास होकर पूछता है कौन है वो, मुझे उसके बारे में क्यों नहीं पता, क्या वो यहीं का रहने वाला है, कितना कमाता है, उसके पास घर और कार है। टैंग कोई जवाब नहीं देती तो वो तुरंत कहता है मेरा जल्दी ही प्रमोशन होने वाला है। टैंग हल्का सा मुस्कुराकर कहती है कांग्रेचुलेशंस, लेकिन मुझे अभी थोड़ा काम है। उधर दूसरी तरफ जिकिंग और उनका पार्टनर ये सब देख रहे होते हैं। पार्टनर कहता है लगता है तुम्हारा रिश्ता खतरे में है, जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करते। जिकिंग शांत स्वर में कहते हैं मुझे इसे संभालने की जरूरत नहीं है। इधर शीशु फिर बोलना शुरू कर देता है मैं जल्द ही 130 स्क्वायर मीटर का घर खरीदने वाला हूँ, डाउन पेमेंट की तैयारी कर ली है और मेरी मम्मी ने कहा है कि शादी के बाद वो घर तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा, तुम बस मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मेरी मम्मी कहती हैं हम परफेक्ट मैच हैं, हम 3 साल में 2 बच्चे भी प्लान करेंगे। शीशु को लगातार पीछे पड़ा देख टैंग कहती है शीशु तुम्हें रिजेक्ट करने की एक वजह है, मैं हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। शीशु चौंक कर पूछता है ये सच है या झूठ, कोई रिपोर्ट है। टैंग अपने बैग में ढूंढने का नाटक करते हुए कहती है हाँ मैं तुम्हें रिपोर्ट दिखा देती हूँ। शीशु फिर पूछता है इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज में बहुत पैसे लगेंगे क्या। टैंग सिर हिलाकर कहती है इसका कोई इलाज नहीं है। ये सुनते ही शीशु कहता है तो फिर हम परफेक्ट मैच नहीं है। टैंग एक्टिंग करते हुए कहती है ऐसा क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें 3 साल में 2 बच्चे नहीं दे सकती। क्या मैं तुम्हारी पत्नी बनकर सिर्फ तुम्हारे सपने पूरे करने में मदद नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अब शीशु उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है सच बताऊं मुझे मेरी मम्मी ने यहाँ भेजा है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। टैंग तुरंत जवाब देती है लेकिन अब तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये रोज भी मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर शीशु घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। टैंग उसे रोकने का नाटक करती है, जो ये सब देखकर हंसता रहता है। तभी जिकिंग वहाँ आकर टैंग का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। टैंग जल्दी से सफाई देते हुए कहती है मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद मेरे पीछे आया था और मैं उसकी पत्नी नहीं बनना चाहती, मैं आपकी पत्नी हूँ। वो देखती है कि जिकिंग मुस्कुरा रहे हैं तो हैरानी से पूछती है क्या आप गुस्सा नहीं है। जिकिंग कहते हैं क्या मुझे गुस्सा होना चाहिए, मुझे तुम पर भरोसा है। टैंग थोड़ा नर्वस होकर कहती है मैं घर पर आपका इंतजार करूंगी।
करूंगी। चिकिंग कहते हैं ठीक है, हम साथ में डिनर करेंगे। इसके बाद टैंग जल्दी से जो के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में टैंग कमरे में अकेली बैठी होती है और जिकिंग के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है। वो खुद से कहती है मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है। वो इस बारे में अपने फ्रेंड्स ग्रुप में पूछती है। जो मजाक में कहता है लगता है तुम्हें बॉस मुंह से प्यार हो गया है, मैंने देखा है तुम उन्हें कैसे देखती हो। तभी ग्रुप में जिकिंग मैसेज करते हैं लगता है तुम आजकल ज्यादा चाय पीने लगी हो, इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, थोड़ा आराम करो। टैंग मुस्कुराते हुए कहती है मेरा ये दोस्त बचपन से ही सबसे भरोसेमंद है। ये सोचते सोचते वो सो जाती है और उसे बचपन की याद आती है जब वो खेल रही होती है और जिकिंग उसके पास आते हैं। वो उनसे कहती है चलो हम एक दूसरे को क्यू क्यू पर ऐड कर लेते हैं, फिर जब चाहे बात कर पाएंगे। और फिर अगला सीन शुरू होता है जब टैंग फेल होने के बाद वो रो रही होती है और लैपटॉप पर जिकिंग से बात करते हुए कहती है अगले हफ्ते पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। टीचर ने कहा है अगर मैं फिर से फेल हुई तो वो सबके सामने मुझे डांटेंगे। मेरे मम्मी पापा ने प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से पीएचडी की है, मेरी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। जिकिंग उसे शांत करते हुए कहते हैं तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इसके बाद वो ऑनलाइन ही टैंग को पढ़ाने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते टैंग कहती है तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है। अगले सीन में दिखता है कि जिकिंग की मदद से टैंग में काफी सुधार आ जाता है। फिर एक दिन उसे कैम्ब्रिज से ऑफर मिलता है। ये खुशखबरी वो जिकिंग को बताती है और कहती है आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। तभी वो कॉलेज के बाहर किसी को खड़ा देखती है और उसके पास जाती है। जैसे ही वो आदमी उसकी तरफ मुड़ता है सामने जिकिंग को देखकर वो हैरान रह जाती है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो खुद से कहती है मैंने सच में उन्हें सपने में देखा। तभी जिकिंग बाहर से आवाज लगाते हैं क्या तुम उठ गई। टैंग टाइम देखती है और घबरा कर कहती है मैं तो लेट हो जाऊंगी। वो नाइट वेयर में ही दरवाजे तक आती है और तभी जिकिंग भी वहीं आ जाते हैं। उसे उस हालत में देखकर वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते हैं और कहते हैं मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। टैंग कहती है बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मेरे लिए इतना काफी है। जिकिंग वहाँ से चले जाते हैं और तब टैंग को एहसास होता है कि उन्होंने उसे उस तरह देख लिया। सीन बदलता है और टैंग ऑफिस में काम कर रही होती है। फिर वो टिफिन खोलकर देखने लगती है कि आज जिकिंग ने उसके लिए क्या बनाया है। टिफिन में उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है पहले चावल खाना उसके बाद मीठा पीना। ये देखकर वो काफी इम्प्रेस हो जाती है। अगली सुबह जिकिंग फल धो रहे होते हैं और टैंग गेम खेल रही होती है। तभी चेन जो का मैसेज आता है मेरे साथ स्कैम हो गया है, फिल्म क्रू मेरे पैसे लेकर भाग गया और अब प्रोडक्शन कंपनी मुझसे ही लड़ रही है। टैंग तुरंत ये बात जिकिंग को बताती है। जिकिंग बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठाते हैं और सीधे शूटिंग लोकेशन पर ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर टैंग देखती है कि प्रोडक्शन कंपनी के लोग जो को मार रहे होते हैं। वो भागकर उसके पास जाती है और उसके लिए उन लोगों से भिड़ जाती है। तभी एक आदमी टैंग पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जिकिंग बीच में आकर उसे बचा लेते हैं और उस आदमी को लात मारते हैं। वो आदमी डरकर कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं इसके सारे पैसे वापस कर दूंगा। जिकिंग ठंडे लहजे में कहते हैं तुम्हें पता है आज तुमने किसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। फिर वो किसी को फोन करके प्रोडक्शन कंपनी की शिकायत कर देते हैं और टैंग को वहां से लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में जो और टैंग घर पर साथ बैठे होते हैं। तभी जो को प्रोडक्शन टीम का नोटिस मिलता है जिसमें वो माफी मांगते हुए उसके पैसे लौटा देते हैं। वो खुश होकर कहता है बॉस मुंह मेरे भाई से 100 गुना बेहतर है, तुमने उन्हें चुनकर बहुत सही किया है। टैंग तुरंत कहती है तुम्हारे भाई के मन में मेरे लिए जो फीलिंग्स हैं वो बस एक ख्वाहिश ही रह जाएंगी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जो हंसते हुए कहता है चलो जिकिंग को थैंक यू बोलने के लिए उनके लिए खाना बनाते हैं। टैंग हाथ खड़े कर देती है तुम जाओ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। फिर दोनों जैसे तैसे मिलकर खाना बनाते हैं। खाना देखकर जिकिंग मुस्कुराकर पूछते हैं क्या तुम दोनों सच में ये खाने वाले थे। वो टैंग को नट्स देते हुए कहते हैं तुम ये खाओ, खाना मैं बनाता हूँ। ये सुनकर टैंग और जो दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन जिकिंग जो का कॉलर पकड़कर झीचिंग कहते हैं तुम कुकिंग में मेरी मदद करोगे। जो हैरान रह जाता है और तांग से कहता है तुम भी आओ, ये ग्रुप एक्टिविटी है। जीचिंग तुरंत बोलते हैं कुकिंग सिर्फ हम मर्द करेंगे। जो मुंह बनाकर कहता है मैं मर्द नहीं हूँ क्या, लेकिन फिर भी जीचिंग उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। अब जो सब्जियां धोते हुए शिकायत करता है ये तो फिल्म शूटिंग से भी ज्यादा मुश्किल काम है। जीचिंग चाकू दिखाते हुए कहते हैं तुम्हें शिकायत करने की इजाजत नहीं है। उधर तांग हंसते हुए जीचिंग की फोटो क्लिक करती है और वही फोटो उन्हें भेजकर कहती है मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आपके बारे में मेरा ओपिनियन अब बदल चुका है। फिर तीनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। जो कहता है चलो ड्रिंक करते हैं, लेकिन जीचिंग कहते हैं अभी 2 दिन तक ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती। जो मन ही मन सोचता है इन्हें इन 2 दिनों के बारे में कैसे पता, कहीं इन दोनों के बीच कुछ तो नहीं हुआ, मुझे पता लगाना पड़ेगा। तांग भी सोचने लगती है ये ऐसा कैसे कह सकते हैं। तभी जो टेबल के नीचे से तांग के पैर को छूने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से जीचिंग के पैर पर मार देता है। वो घबरा कर कहता है मैं खा चुका हूँ, अब मैं चलता हूँ। जीचिंग शांत आवाज में कहते हैं चुपचाप बैठो, अगर
अगर तुम खा चुके हो तो हमारे खत्म होने का इंतजार करो। जो फिर से खाना शुरू कर देता है तो जी चिंग कहते हैं, अभी तो कह रहे थे तुम्हारा हो गया। ये सब देखकर तांग हंसने लगती है। अगले सीन में जो फलों को लेकर तांग से बहस कर रहा होता है। जी चिंग कहते हैं, फ्रिज में और हैं, जाकर ले आओ। जो जैसे ही फल लेने जाता है, उसके जाते ही जी चिंग तांग के पास बैठकर उसे नट्स खिलाने लगते हैं। तांग कहती है, मुझे थोड़ा काम है, मैं कमरे में जा रही हूँ। जो तुरंत कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। दोनों कमरे में चले जाते हैं। तभी जी चिंग किसी को फोन करके राउटर डिस्कनेक्ट करने को कहते हैं। कुछ देर बाद तांग नीचे आकर कहती है, ऊपर इंटरनेट नहीं चल रहा। जी चिंग कहते हैं, शायद राउटर खराब हो गया है। मेरे स्टडी रूम में नेटवर्क केबल है, चलो तुम वहीं काम कर लो। फिर वो तांग को अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो नीचे आकर कहता है, यहाँ तो इंटरनेट है ही नहीं। मु जी चिंग तो मुझे नेट भी इस्तेमाल नहीं करने दे रहा। ये कहते हुए वो वापस कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ जी चिंग कॉलिग्राफी कर रहे होते हैं और तांग अपना काम कर रही होती है। कुछ देर बाद तांग उनके पास आकर पूछती है, आपको किसकी कॉलिग्राफी पसंद है? जी चिंग जवाब देते हैं, यान जेनचिंग की। तांग मुस्कुराकर कहती है, मेरे एक दोस्त को भी उनकी कॉलिग्राफी सबसे ज्यादा पसंद है। जी चिंग कहते हैं, काफी इत्तेफाक की बात है। फिर जी चिंग कुछ पेपर्स दिखाते हुए कहते हैं, एक कंपनी कंट्रोवर्शियल थीम पर फिल्म बना रही है, उसमें जो के लिए एक परफेक्ट रोल है। मैंने उनकी जानकारी वहाँ भेज दी है। तांग हैरानी से कहती है, क्या आप उसकी जॉब ढूंढने में मदद कर रहे हैं? थैंक यू, मैं उसे अभी मैसेज करती हूँ। जी चिंग उसे रोकते हुए कहते हैं, अभी मत बताओ, उसे खुद पता चलने दो। तभी तांग के फोन पर जो के भाई चेनली का कॉल आता है। जी चिंग कहते हैं, शायद वो उसे वापस ले जाने आया होगा। तांग कॉल उठाती है। चेनली कहता है, तांग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, चलो कहीं मिलते हैं। तांग ठंडे लहजे में जवाब देती है, बकवास मत करो, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी शादी हो चुकी है। वो फोन स्पीकर पर रखकर कहती है, मुझे परेशान मत करो, मुझे कल काम पर जाना है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई गलत फहमी हो। चेनली कहता है, ठीक है, चलो फिर चेन जो के बारे में बात करते हैं। तांग जीचिंग की तरफ देखती है। जीचिंग धीरे से कहते हैं, मना करना अच्छा नहीं लगेगा, उसे जो कहना है कहने दो। तांग फोन पर चेन ली से कहती है, ठीक है, मैं कल ऑफिस के बाद तुमसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर वो कॉल काट देती है और जीचिंग से पूछती है, क्या आप नाराज नहीं है? जीचिंग शांत होकर पूछते हैं, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तांग कहती है, बस जान पहचान है। जीचिंग कहते हैं, लेकिन सुना है तुम उसका पहला प्यार थी। तांग तुरंत बोलती है, ये सब बकवास है, अगर जो की वजह से मुलाकात नहीं होती तो मैं उसे जानती भी नहीं। जीचिंग हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर तांग उनसे पूछ लेती है, आपका पहला प्यार कौन था? जी चिंग कहते हैं, मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा। तांग मन ही मन सोचती है, मैंने नहीं सोचा था ये इतने मासूम होंगे, इनके जैसे इंसान की तो बहुत डिमांड होगी, लगता है मैंने लॉटरी जीत ली है। तभी उसकी नजर जी चिंग की हैंडराइटिंग पर पड़ती है और वो कहती है, ये लिखावट कुछ जानी पहचानी लग रही है। लेकिन इससे पहले कि वो ध्यान से देख पाती, जी चिंग जल्दी से वो नोट उठा लेते हैं। तांग उसे देखने की कोशिश करती है और खींचतान में अचानक उनके ऊपर ही गिर पड़ती है। वो घबराकर तुरंत पीछे हट जाती है और वापस जाकर काम करने बैठ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, मैंने तो लगभग इन्हें गिरा ही दिया था, कहीं ये मुझे पागल या परवट तो नहीं समझेंगे। सीन बदलता है। तांग चेनली से मिलने जाती है और सीधे कहती है, घुमा फिराकर बात मत करो, सीधा मुद्दे पर आओ। उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम खुद देख रहे थे, फिर भी तुमने जो के साथ स्कैम होने दिया, तुमने उसका भरोसा तोड़ा। चेनली कहता है, मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, उसकी इंटेलिजेंस और एक्टिंग स्किल्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी काम की नहीं है। तांग गुस्से में कहती है, तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, उसके सपने को मार रहे हो। चेनली कहता है, उसे कहो ये सपना छोड़ दे, वरना पब्लिक में कितनी बदनामी होगी, तुम उसे पूरी जिंदगी अपने घर में तो नहीं रख सकती। तांग बिना झिझक कहती है, मैं रख सकती हूँ। वो जीचिंग के दिए हुए पेपर्स दिखाती है और कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपनों के सपनों का गला घोंट दे। मुझे पता है जो को एक्टिंग पसंद है, इसलिए मैं उसे सपोर्ट करूंगी। चेनली पेपर्स देखकर चौंक जाता है, ये सब मुझे जीचिंग कर रहा है, तुम्हें लगता है वो अच्छा इंसान है? तुम्हें उसके पास्ट के बारे में कुछ पता भी है? उसने तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बताया है? तांग ठंडे लेकिन दृढ़ लहजे में कहती है, वो मेरे पति हैं, वो अच्छे हों या बुरे, तुम उन्हें जज नहीं कर सकते। चेनली पूछता है, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? तांग जवाब देती है, ये हमारे बीच की बात है, तुमसे मतलब नहीं, और आखिरी बार कह रही हूँ, जो अपना सपना जरूर पूरा करेगा। अगर तुमने ये अफवाह फैलाई कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी योंगतियन वहाँ आता है और चेनली के कंधे पर हाथ रखता है। दूसरी तरफ तांग घर पहुँचती है। जीचिंग कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए खाना माइक्रोवेव में रख दिया है। तांग कहती है, मैं चेनली से मिलने गई थी। जीचिंग शांत स्वर में कहते हैं, मुझे पता है। तांग पूछती है, क्या आप जानना नहीं चाहते कि उसने क्या कहा? जीचिंग जवाब देते हैं, मुझे और भी काम है। वो वहाँ से चले जाते हैं और तांग मन ही मन कहती है, इन्हें तो जरा भी जिज्ञासा नहीं है। तभी जो आता है और उत्साहित होकर कहता है, मेरे पास गुड न्यूज है। तांग कहती है, मेरे पास बैड न्यूज है, मैं तुम्हारे भाई से मिलने गई थी और मैंने उसे अच्छी तरह सुना दिया। जो हंसकर कहता है, उसे छोड़ो, मुझे बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है और मैंने ऑडिशन भी पास कर लिया। ये सुनकर तांग खुश हो जाती है। जो बताता है, ये ड्रामा जीचिंग की टेलीविजन कंपनी प्रोड्यूस करने वाली है। तांग सब पहले से जानते हुए भी मुस्कुराकर कहती है, सच में कितना बड़ा इत्तेफाक है ना। जो खुशी से कहता है, अब से मु जीचिंग ही मेरा बड़ा भाई है, और अपनी बात आगे बताने लगता है।
मैंने बारबेक्यू की तैयारी कर ली है, चलो मेरे साथ। जो धीरे से कहता है। तांग फुसफुसाकर जवाब देती है, धीरे बोलो, मेरे हस्बैंड को पता चल गया ना तो वो मुझे घर पर ये सब खाने नहीं देंगे। फिर दोनों चुपके से झू के कमरे में चले जाते हैं। रात देर से अचानक तांग के पेट में तेज दर्द होने लगता है। वो जीचिंग को कॉल करके बताती है और वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। जीचिंग बिना देर किए उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में तांग बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जांच के बाद कहते हैं ये सब गलत खान पान की वजह से हुआ है, इन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर चले जाते हैं और जीचिंग चुपचाप तांग का हाथ पकड़कर उसके पास बैठे रहते हैं। अगली सुबह तांग की आंख खुलती है। वो जीचिंग को देखती है और पूछती है, क्या आप पूरी रात मेरे साथ थे? मुझे अस्पताल लाने के लिए थैंक यू। जीचिंग हल्के से कहते हैं, मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? डॉक्टर ने कहा है तुमने कुछ गलत खा लिया था, अब अगले 6 महीने तक तुम स्ट्रीट स्टॉल का कुछ भी नहीं खाओगी। तांग तुरंत पूछती है, जो ठीक है ना? जीचिंग कहते हैं, हाँ, दवाई लेने के बाद वो ठीक हो जाएगा। तांग कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ अब उसके साथ कभी जंक फूड खाने नहीं जाऊंगी। जीचिंग कहते हैं, तुम्हें आराम के लिए ब्रेक लेने की जरूरत है। तांग अचानक घबरा कर कहती है, ओह, मैं तो छुट्टी के लिए अप्लाई करना ही भूल गई। जीचिंग कहते हैं, उसकी चिंता मत करो। तभी तांग को कुछ याद आता है, अरे इसी अस्पताल में मेरी मॉम काम करती हैं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। जीचिंग उसे आश्वस्त करते हुए कहते हैं, मैंने डॉक्टर से कह दिया है, वो किसी को नहीं बताएंगे। फिर जीचिंग अपने हाथों से उसे पोरिज खिलाते हैं। तांग उन्हें देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, आप सच में बहुत हैंडसम हैं। जीचिंग हल्के से मुस्कुरा देते हैं। अगले सीन में तांग सो रही होती है, तभी उसके फोन पर चेन ली का कॉल आता है। जीचिंग बाहर जाकर कॉल रिसीव करते हैं। चेन ली पूछता है, तांग का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जीचिंग शांत लेकिन ठंडे लहजे में कहते हैं, ये मेरी वाइफ का फोन है। चेन ली तंज कसते हुए पूछता है, कहीं तुम उसके साथ सोए तो नहीं हो? जीचिंग का चेहरा सख्त हो जाता है। उसके बारे में तमीज से बात करो। मेरी पत्नी के बारे में सोचने से बेहतर है कि तुम सिटी की मार्केट वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान दो, और अगर तुमने मेरी पत्नी को दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को गायब करवा दूंगा। इतना कहकर वो कॉल काट देते हैं। दूसरी तरफ चेन ली गुस्से में योंगतियन से कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? योंगतियन कहता है, मिस्टर चेन, अगर मुझिचिंग नहीं होता तो आपका पहला प्यार उसकी प्रेमिका नहीं बनता। चेन ली गुस्से में कहता है, मैंने तांग से पहले ही कहा था विदेश से लौटने के बाद हम शादी करेंगे, लेकिन उस जिचिंग ने सब बर्बाद कर दिया। ऊपर से नॉर्थ सिटी का प्रोजेक्ट भी उसे मिल गया। योंगतियन धीमे से कहता है, पावर के लिए उसने अपने बाप और भाई को भी नहीं छोड़ा, लेकिन हर ताकतवर इंसान की एक कमजोरी होती है। जियांग तांग और चेन झो के साथ उसका अच्छा रिश्ता है। अगर आप कहें तो हम चेन झो से शुरुआत कर सकते हैं। चेन ली उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ जीचिंग तांग के पास आते हैं, जो अब उठ चुकी होती है। वो अलमारी से कोट निकालकर तांग को पहनाते हैं और उसका फोन देते हुए कहते हैं, तुम्हारा फोन आया था, मैंने रिसीव कर लिया। तांग पूछती है, किसका कॉल था? जीचिंग कहते हैं, चेन ली का। तांग चिंतित होकर पूछती है, कहीं उसने आपको परेशान तो नहीं किया? जीचिंग कहते हैं, वो हमारे बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा था। तांग तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर देती है और कहती है, सॉरी। जीचिंग उसके सामने बैठकर नरमी से कहते हैं, तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं। सीन बदलता है। दोनों कार में होते हैं, तभी तांग की मॉम का फोन आता है। वो उसे घर आने के लिए कहती हैं। तांग उनसे बात कर ही रही होती है कि तभी जीचिंग आगे झुककर उसकी सीट बेल्ट लगा देते हैं। दोनों के चेहरे अचानक बहुत करीब आ जाते हैं। तांग घबराकर उन्हें हल्का सा पीछे धकेल देती है और अपने दिल पर हाथ रख लेती है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं। तभी जो अचानक आकर तांग का हाथ पकड़ लेता है और घबरा कर कहता है, तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हें देखने दो, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। जीचिंग तुरंत उसे तांग से दूर कर देते हैं और कहते हैं, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो जो बीच में ही बोल पड़ता है, तो आप मेरे पैर तोड़ देना। तांग मुस्कुराकर कहती है, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पास इतने अच्छे बॉडीगार्ड भी तो हैं। फिर जो उत्साहित होकर कहता है, मेरे पास एक अच्छी खबर है, मैं कल से प्रोडक्शन टीम ज्वाइन कर रहा हूँ, अब मैं बेरोजगार नहीं हूँ। तांग खुश हो जाती है और पूछती है, तुम्हारे पास पैसे है ना? जो कहता है, पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास है। फिर वो थोड़ा इमोशनल होकर जिचिंग से कहता है, मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, बस तांग का अच्छे से ख्याल रखना। और फिर उनके कान के पास धीरे से धमकी भरे अंदाज में कहता है, अगर मुझे पता चला कि आप उसे ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर झो चला जाता है। तांग हैरान होकर पूछती है, इसे क्या हो गया? जिचिंग शांत होकर कहते हैं, कह रहा था उसे सामान पैक करना है। तांग कहती है, मैं इस वीकेंड मॉम डैड से मिलने जाने वाली हूँ। जिचिंग कहते हैं, ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तांग मन ही मन सोचती है, ये मेरे साथ नहीं जाएंगे, आखिर ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही तो है। सीन बदलता है। तांग अपने माता पिता से मिलने जाती है और जीचिंग उनकी तरफ से ढेर सारे गिफ्ट भेजते हैं। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता था उन्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने बस कैजुअली सब कुछ भेज दिया। तांग उनकी तरफ से अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलती है। तभी उसके माता पिता आ जाते हैं और तांग उनसे मिलती है। फिर वो जीचिंग के असिस्टेंट को देखते हैं जो गिफ्ट छोड़ने आए होते हैं। तांग तुरंत संभालते हुए कहती है, ये ड्राइवर है, मैंने VIP सर्विस हायर की थी, इसलिए सामान छोड़ने भी आ गए। असिस्टेंट तुरंत वहाँ से चला जाता है। अब तांग अपने माता पिता के साथ बैठी होती है। उसकी मॉम पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? सच बताओ, तुमने थोड़ा वजन भी बढ़ा लिया है। तांग धीरे से कहती है, मैं रिलेशनशिप में
में हूँ, लेकिन वो देखती है कि उसके मॉम डैड कोई खास रिएक्शन नहीं देते। वो हैरान होकर पूछती है, आप दोनों को जरा भी जिज्ञासा नहीं है? क्या आपको पहले से पता था? उसकी मॉम मुस्कुराकर कहती है, जिस दिन शीशु ने तुम्हारे बारे में पूछा था उसी दिन समझ गई थी। वैसे उसे हमसे मिलवाने कब ला रही हो? तांग कहती है, अभी सही समय नहीं है। तभी उसके पापा उस महंगी ड्रिंक को देखते हैं जो जीचिंग ने भेजी होती है। तांग जल्दी से कहती है, उन्होंने बस ऐसे ही गिफ्ट भेज दिया, उन्हें पता नहीं था क्या देना चाहिए। अगली बार वो अच्छे गिफ्ट लेकर आएंगे। उसके पापा हैरान होकर कहते हैं, ये वाइन तो बहुत बड़े ब्रांड की है, मुझे याद है इस साल ये ऑक्शन में थी, इसकी कीमत करीब 3 मिलियन युआन है। तांग चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, इतनी महंगी वाइन की कुछ बोतलें बेच दूं तो मेरा सारा कर्ज उतर जाए। उसके पापा मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या तुम किसी बड़े आदमी को डेट कर रही हो? अगर उसने तुम्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया तो मुझे बता देना, मेरी बेटी से प्यार करने वालों की कमी नहीं है। तांग भावुक होकर कहती है, मैं समझ गई, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझे मेरे मॉम डैड ही करते हैं। फिर माहौल हल्का करते हुए वो कहती है, अब मुझे बहुत भूख लगी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीचिंग काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी का फोन आता है। सामने वाला आदमी कहता है, मुझे तुमसे मिलना है। जीचिंग साफ मना कर देते हैं, लेकिन वो आदमी ठंडी आवाज में कहता है, तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारी पत्नी का हाल भी तुम्हारी माँ जैसा हो? ये सुनते ही जीचिंग का चेहरा बदल जाता है और वो तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि वो एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं जहाँ एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा होता है। जीचिंग पूछते हैं, आपको मुझसे क्या चाहिए? वो आदमी उनकी तरफ मुड़कर कहता है, मैंने अपने बेटे को बहुत मिस किया है। जीचिंग ठंडे लहजे में कहते हैं, अगर आप ये दिखाना चाहते थे कि आप अभी भी जिंदा हैं तो मैंने देख लिया। उनके पिता कहते हैं, तुम्हारी माँ की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, मैं उसकी कब्र पर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? जीचिंग गुस्से में कहते हैं, आप मेरी माँ का नाम लेने के भी लायक नहीं है, आपने पहले भी कई घटिया तरीके अपनाए थे जिनसे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उनके पिता हंसते हुए कहते हैं, ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो मुझे पसंद आई, तुम्हें भी जिंदगी मैंने ही दी है। ये सुनकर जीचिंग गुस्से में उनकी छड़ी छीन लेते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, मेरी बदकिस्मती है कि मेरी रगों में आपका खून बह रहा है। उनके पिता ताना मारते हुए कहते हैं, सुना है तुमने शादी कर ली, वो भी उसी दिन जिस दिन मेरी बहू चीन आई। क्या इत्तेफाक है ना? मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई चाल नहीं चली होगी। मैं भले ही बुरा हूँ, लेकिन तुम भी दूध के धुले नहीं हो। क्या जियांग तांग को पता है तुम्हारा अतीत क्या है? तुमने अपने भाई को मारा, अपने बाप को यहाँ कैद के रखा है, क्या ये सब उसे बता पाओगे? मान लो हम दोनों का खून एक ही है। जीचिंग ठंडे लेकिन खतरनाक अंदाज में कहते हैं, मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अगर आपको जीना नहीं है तो बता दीजिए, मुझे एक और खून करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से उनके पिता बड़बड़ाते हैं, तुम और मेरे जैसे लोगों को खुशियाँ मिलनी ही नहीं चाहिए, तुम खुशी डिजर्व ही नहीं करते। फिर वो कहते हैं, वो चला गया है, अब तुम बाहर आ जाओ। तभी वहाँ योंगतियन सामने आता है। वो कहता है, आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उससे जल क्यों रहे हैं आप? जीचिंग के पिता कहते हैं, तुमने ही कहा था ना कि तांग को उससे अलग करो, मैं और क्या कर सकता हूँ? योंगतियन जवाब देता है, जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। मैंने सोचा था कि वो अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अब जो उसे सच में तड़पा सकता है वो सिर्फ तांग है। जीचिंग के पिता हैरानी से पूछते हैं, तुम उस लड़की को निशाना बनाना चाहते हो? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? योंगतियन कहता है, हमने हाथ मिलाया था ना कि मैं जीचिंग से हिसाब बराबर करूंगा और आप मेरी मदद करेंगे, बदले में मैं आपको यहाँ से आजाद कर दूंगा। इसके बाद सीन बदलता है। जीचिंग घर लौट रहे होते हैं, तभी उनकी नजर कार में रखे एक पौधे पर पड़ती है जो उन्होंने अपनी माँ को गिफ्ट किया था। उन्हें वो पुराना समय याद आता है जब उनकी माँ अस्पताल में थी। उनकी माँ पूछती है, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं और ये चोट कैसे लगी? जीचिंग मुस्कुराकर कहते हैं, बस ऐसे ही लग गई। उनकी माँ प्यार से उनकी चोट पर दवाई लगाती है। जीचिंग कहते हैं, आप देखना मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। उनकी माँ आंसू भरकर कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है, इसके लिए तुम्हें बड़ा बनना होगा और अपना वादा मत तोड़ना। फिर जीचिंग उनके लिए दवाई लेने जाने लगते हैं। जाते जाते उनकी माँ कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जीचिंग के जाने के बाद उनकी माँ उनके लिए एक खत छोड़ती है जिसमें लिखा होता है, तुम मू होंग्यान के खिलाफ रिपोर्ट जरूर करना। उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझ पर एक्सपेरिमेंटल दवाइयों का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मुझे कैंसर हो गया। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, लेकिन इसके लिए अपनी माँ को कभी दोष मत देना। हम देखते हैं कि उनकी माँ वहीं खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। उधर ये सब याद करते हुए जीचिंग तेज गाड़ी चलाने लगते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सीन बदलता है और हम तांग को घर पर देखते हैं। वो अपने दोस्त को मैसेज करके पूरे दिन की बातें बताती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। वो कहती है, ये कर क्या रहे हैं? शायद बिजी होंगे। फिर सोचती है, जीचिंग कहाँ है? क्या मुझे उन्हें अपना शेड्यूल भेज देना चाहिए? वो सोचने लगती है कि आज पूरे दिन उन्होंने उससे बात क्यों नहीं की। ये सोचकर वो उन्हें कॉल करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीचिंग के सिर से खून बह रहा होता है। वो देखते हैं कि तांग का फोन आ रहा है। जैसे तैसे वो कॉल रिसीव करते हैं और उनकी आवाज सुनते ही तांग समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। तभी जीचिंग बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उन्हें कार से बाहर निकाला जा रहा होता है और तभी तांग भी वहाँ पहुँच जाती है। वो दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। जीचिंग कहते हैं, चिंता मत करो, बस हल्की सी चोट आई है। तांग घबराकर पूछती है,
है, आपको दर्द हो रहा है? वो कहते हैं, नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। तांग फिर से उन्हें कसकर गले लगा लेती है। सीन बदलता है और इलाज के बाद तांग उन्हें घर ले आती है। वो उन्हें सोफे पर बैठाकर कहती है, इस बार तो आपने मुझे सच में डरा दिया था। जीचिंग कहते हैं, सॉरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। तांग कहती है, अभी भी आपको मेरी ही चिंता है? आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? चलिए, मुझे आपकी चोट देखने दीजिए। तांग उनकी चोट देख ही रही होती है कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो उनके ऊपर गिर जाती है। दोनों की अचानक किस हो जाती है। तांग शर्माकर तुरंत वहां से भाग जाती है। कमरे में बैठकर वो खुद से कहती है, मैंने उन्हें किस कर लिया। उसे याद आता है कि जीचिंग हमेशा उसका कितना ख्याल रखते हैं और तभी उसे एहसास होता है कि वो उनसे प्यार करने लगी है। वो सोचती है, काफी समय से मेरी अपने दोस्त से बात नहीं हुई, और उसे मैसेज करती है, मुझे जीचिंग से प्यार हो गया है, शायद अब मैं तुमसे कम बात कर पाऊं ताकि जीचिंग कुछ गलत ना समझे। दूसरी तरफ जीचिंग उसका मैसेज पढ़कर खुश हो जाते हैं और कहते हैं वो सच में मुझसे प्यार करती है। लेकिन तभी उन्हें अपने पिता की बातें याद आ जाती हैं। वो सोचने लगते हैं, अगर तांग को मेरे अतीत के बारे में पता चल गया तो क्या वो मुझे माफ कर पाएगी? और वो परेशान हो जाते हैं। फिर हम तांग को देखते हैं। वो झो को मैसेज करके पूछती है, अगर किसी को सीधे अपने प्यार का इजहार कर दूं तो क्या वो डर जाएगा? तभी जो उसे कॉल करता है और पूछता है, तुमने किससे कन्फेस किया? कहीं तुम्हें बॉस मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? तांग कहती है, हाँ तो क्या हुआ, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही। जो हंसकर कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पहले ही पता चल गया था क्योंकि तुम हमेशा उन्हें घूरती रहती थी। तांग कहती है, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। लेकिन जो कहता है, पहले तुम्हें उन्हें मनाना होगा, उन्हें दिखाओ कि तुम कितनी सच्ची और अच्छी हो। सीन बदलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि तांग जीचिंग के लिए नाश्ता बना रही होती है और जो ने जो उसे सिखाया था उसकी प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी जीचिंग वहां आ जाते हैं। ऐसे करते हुए जीकिंग उसे देख लेते हैं और पूछते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? टैंग मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है और कहती है, आपको इतना पसीना कैसे आ रहा है? वो उनके पास जाकर अचानक उनका पसीना पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन जीकिंग घबराकर पीछे हट जाते हैं। ये मैं खुद कर लूंगा। टैंग कहती है, आपको चोट लगी है फिर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? जीकिंग हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं, अरे बस छोटा सा स्क्रैच है। टैंग धीरे से कहती है, चोट आपको लगी है और दर्द मेरे दिल में हो रहा है। फिर वो उन्हें नाश्ता करने के लिए बुलाती है। जीकिंग प्लेट देखकर पूछते हैं, ये तुमने बनाया है? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तभी टैंग उनका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख देती है और कहती है, चोट यहाँ लगी है। जब भी मैं आपको देखती हूँ मेरा दिल अपनी जगह से खिसक जाता है। जीकिंग मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाते हैं और कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी सर्वेंट नहीं हो। टैंग थोड़ा नाराज होकर कहती है, मैं कुक नहीं हूँ तो क्या खाना नहीं बना सकती, या जो मैंने बनाया है वो अच्छा नहीं दिख रहा? जीकिंग घबरा कर कहते हैं, मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ, और ये कहकर लगभग भाग जाते हैं। इधर टैंग खुद नाश्ता छकती है और तुरंत मुंह से बाहर निकाल देती है। उधर जीकिंग खुद को संभालते हुए ग्रुप चैट चेक करते हैं और मन ही मन सोचते हैं, उसने काफी समय से ग्रुप में कोई मैसेज नहीं भेजा। सीन बदलता है। अब दोनों बाहर साथ बैठे हैं। जीकिंग फोन पर किसी से कह रहे होते हैं, सिस्टम को ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, ये काम टेक्निकल डिपार्टमेंट को दे दो। तभी टैंग तुरंत बोल पड़ती है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, प्लीज मुझे आपकी मदद करने दीजिए। जीकिंग शांत स्वर में कहते हैं, ये हमारी टीम का काम है, तुम अपना समय किसी और चीज में लगाओ। टैंग अपने फोन में एक हार्ट इमोजी दिखाकर पूछती है, आपको इसमें क्या दिख रहा है? मन ही मन सोचती है, कह दीजिए कि आपको मेरा दिल दिख रहा है। जीकिंग भी मन में कहते हैं, मुझे तो बस तुम दिख रही हो। लेकिन वो कुछ नहीं कहते, बस काम का बहाना बनाकर उसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। टैंग तुरंत जो को मैसेज करती है, सारा प्लान फेल हो गया। जो जवाब देता है, आज मेरी छुट्टी है, चलो मिलकर बात करते हैं। अब दोनों बार में मिलते हैं। जो पूछता है तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। टैंग उदास होकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है? तभी जो को एक आइडिया आता है। कुछ देर बाद जिकिंग उसी बार में जल्दी जल्दी पहुंचते हैं और देखते हैं कि टैंग नशे में बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उठती। जो एक्टिंग करते हुए कहता है, इसने गलती से ज्यादा पी ली। जिकिंग उसे अपनी बाहों में उठाते हैं और वहां से ले जाते हैं। कार में टैंग धीरे धीरे उनके करीब आने लगती है और पूछती है, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? जिकिंग घबराकर कहते हैं, तुम नशे में हो। टैंग मुस्कुराकर कहती है, मैंने बस एक वाइन पी है। वो और करीब आने लगती है। दोनों लगभग किस करने वाले होते हैं कि तभी कार झटका खाती है और टैंग उनकी गोद में ही सो जाती है। अगले दिन जिकिंग उसे मैसेज करते हैं, मैंने डे ऑफ के लिए अप्लाई कर दिया है, तुम अच्छे से आराम करना, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। उधर टैंग उठती है और सिर पकड़कर कहती है, लानत है, मैं एक ही बोतल में ड्रंक हो गई। फिर वो फोन चेक करती है और जिकिंग का मैसेज देखकर हल्के से मुस्कुरा देती है। ये मेरे बारे में कितना सोचते हैं। तैयार होकर वो नीचे आती है और सोफे पर बैठती है। तभी पीछे से बटलर जो आती है। टैंग चौंक कर पूछती है, आप कौन है? बटलर कहती है, दादाजी ने सुना कि मिस्टर मू को चोट लगी है, इसलिए उन्होंने मुझे उनकी देखभाल के लिए भेजा है। टैंग मन ही मन सोचती है, ये पुराने घर से आई हैं, कहीं ये मेरा सीक्रेट टेस्ट तो नहीं ले रही। तभी बटलर पूछती है, क्या आप दोनों एक ही कमरे में रहते हैं? सवाल सुनकर टैंग के मन में आता है, लगता है सच में मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है।
वो सोचती है मेरे पास मौका है जिकिंग के साथ एक ही कमरा शेयर करने का, तो वो तुरंत कह देती है हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। बटलर ये बात अपनी नोटबुक में लिखने लगती है, तभी जिकिंग वहाँ आ जाते हैं। बटलर के सामने ही टैंग उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहती है हनी आप आ गए, आपने ब्रेकफास्ट किया। जिकिंग हैरान रह जाते हैं। तभी टैंग धीरे से उनके कान में कहती है बटलर जो को शायद दादाजी ने हमारा टेस्ट लेने के लिए भेजा है, वो सब कुछ नोट भी कर रही है। जिकिंग धीरे से कहते हैं तुम कमरे में जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। टैंग कमरे में चली जाती है। जिकिंग बटलर से उसकी नोटबुक मांगते हैं और देखते हैं कि वो हर छोटी बड़ी बात लिख रही है। बटलर कहती है दादाजी ने मुझे यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए भेजा है, मैं आपके और आपकी पत्नी के बीच का रिश्ता सुधारने में भी मदद करूंगी। जिकिंग गंभीर होकर कहते हैं अब से टैंग के सामने नोट्स मत बनाना, वो असहज हो जाएगी। दादाजी को मैं समझा दूंगा, इस घर में तुम्हारी मास्टर टैंग है, सब कुछ उसके हिसाब से होगा। अब जाओ उसके लिए लंच बनाओ। बटलर चली जाती है और जिकिंग उसके नोट्स फाड़ देते हैं। सीन बदलता है। अब बटलर के सामने टैंग जिकिंग को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है और कहती है हमें साथ रहना होगा वरना बटलर को शक हो जाएगा, उसे यहाँ से हटाइए ताकि मैं अपना सामान आपके कमरे में ला सकूं। जिकिंग हाँ कह देते हैं। टैंग खुशी से मुस्कुरा उठती है। फिर वो जिकिंग को एक खिलौना गिफ्ट करती है जो आवाज की नकल करता है। वो खिलौने के सामने कहती है मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मेरा दिल, दिमाग और मेरे शरीर का हर एक सेल सिर्फ यही कहता है कि आई लव यू। जिकिंग खिलौना उसकी आवाज दोहराता है। जिकिंग हंसने लगते हैं, खिलौना साइड में रख देते हैं और कहते हैं पहले खाना खा लो। टैंग कुर्सी से उठते हुए कहती है कोई बात नहीं हस्बैंड, एक दिन आप मेरी फीलिंग्स जरूर समझेंगे। और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में टैंग अपना सामान लेकर जिकिंग के कमरे में आती है और खुशी से कहती है फाइनली मैं इस कमरे में आ ही गई। वो अपना सूटकेस खोलती है और एक बोल्ड ड्रेस निकालकर मुस्कुराती है, सब कुछ तैयार है। तभी जिकिंग कमरे में आ जाते हैं और वो जल्दी से ड्रेस छुपा लेती है। वो पूछती है क्या मैं अपने कपड़े आपके कपबोर्ड में रख सकती हूँ? जिकिंग कहते हैं हाँ, बटलर चली गई है, अब वो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकती। टैंग कहती है कोई बात नहीं, कुछ दिन यहाँ रहना ठीक होगा, मैं शॉवर लेकर आती हूँ। वो चली जाती है। जिकिंग धीरे से बुदबुदाते हैं इस पल ऐसा लग रहा है जैसे तुम सच में मेरी हो। वो उसका सामान अलमारी में रखने लगते हैं कि तभी बाथरूम से टैंग की आवाज आती है मैं अपने कपड़े लाना भूल गई, क्या आप मुझे मेरे कपड़े दे सकते हैं? जिकिंग घबरा जाते हैं और कहते हैं मुझे स्टडी में थोड़ा काम है और तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद टैंग बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहती है आप मुझसे बच नहीं सकते। सीन बदलता है। अब जिकिंग शॉवर लेकर बाहर आते हैं और टैंग को उस ब्लैक ड्रेस में देखकर चौंक जाते हैं। टैंग उनके पास आकर शरारती अंदाज में कहती है क्या आप मुझे सिड्यूस करना चाहते हैं? वो उनका बाथरोब खींचने लगती है। जिकिंग पीछे हटने की कोशिश करते हैं। इस खींचतान में टैंग बेड की तरफ गिरने लगती है और उसे बचाने के चक्कर में जिकिंग उसके ऊपर गिर जाते हैं। टैंग उन्हें किस करने की कोशिश करती है लेकिन जिकिंग तुरंत उसे कंबल में लपेट देते हैं और खुद अपना बाथरोब पहन लेते हैं। टैंग थोड़ा नाराज होकर कहती है जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है आप अजीब हो गए हैं, आखिर हुआ क्या है? जिकिंग को अपने पिता की बात याद आती है, उन्होंने कहा था तुम खुशी डिजर्व नहीं करते। अब जिकिंग उसके पास लेटकर पूछते हैं जिस दोस्त के बारे में तुम हमेशा बताती हो वो कैसा इंसान है? टैंग मुस्कुराकर कहती है वो मेरी फैमिली जैसा है, अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं जो हूँ वो नहीं बन पाती। जिकिंग थोड़ा सोचते हुए कहते हैं लेकिन वो तुमसे कभी मिलना नहीं चाहता, शायद वो उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोचती हो। टैंग शांति से जवाब देती है कोई बात नहीं, फैमिली होने का मतलब होता है एक दूसरे की पसंद की इज्जत करना। जिकिंग मन ही मन सोचते हैं ये मुझ पर कितना भरोसा करती है। टैंग हंसते हुए पूछती है आप जल रहे हैं क्या? इतना ओवरथिंक मत कीजिए, वो अच्छे हैं लेकिन मेरे लिए आप ही बेस्ट हैं। जिकिंग तुरंत कहते हैं मैं कुछ नहीं सोच रहा, कल वेलफेयर होम में चैरिटी सेल है, तुम आराम करो। लेकिन मन ही मन वो परेशान हो जाते हैं, अगर टैंग को पता चल गया कि ये सब एक प्लान था तो मैं क्या करूंगा। तभी वो देखते हैं कि टैंग सो चुकी है। वो धीरे से उसके गाल पर किस करते हैं और चुपचाप उसे देखते हुए और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। सीन बदलता है। टैंग चैरिटी सेल में सामान बेच रही होती है। काफी देर से काम करने की वजह से वो थक जाती है। तभी एक लड़का आकर उसे अपने हाथों से जूस पिलाता है। दूर खड़े जिकिंग ये सब देख रहे होते हैं। उनके पार्टनर कहते हैं टैंग काफी यंग है, खूबसूरत है, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है और काफी पॉपुलर भी। ये सुनकर जिकिंग सीधे टैंग के पास जाते हैं और उसे साइड में ले जाते हैं। टैंग पूछती है क्या हुआ और मन में सोचती है शायद ये मुझसे मिलने आए हैं। जिकिंग उसके चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? टैंग कहती है हाँ, वो मेरा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर जिकिंग थोड़ा गुस्से में कहते हैं तो जाओ। टैंग मुस्कुराकर पूछती है आपको गुस्सा आ रहा है? ठीक है, मैं आपको मना लेती हूँ, मेरे पास एक कैंडी है, अपना हाथ आगे कीजिए। जिकिंग हाथ आगे बढ़ाते हैं लेकिन टैंग उन्हें कैंडी की जगह एक ब्रोच दे देती है। वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या गिफ्ट दूं, फिर ये मुझे आपके लिए परफेक्ट लगा, आपको पसंद आया। तभी उसे वापस बुला लिया जाता है। जाने से पहले वो कहती है आपने मेरा गिफ्ट स्वीकार कर लिया है, अब इसके बारे में ध्यान से सोचिएगा। उसके जाने के बाद जिकिंग का असिस्टेंट उनके पास आता है। जिकिंग कहते हैं तुम्हें मेरे लिए 2 काम करने हैं, पहला मेरे सारे एसेट्स की लिस्ट तैयार करो और अटॉर्नी झांग से संपर्क करके फ्री गिफ्ट एग्रीमेंट बनवाओ, मेरे सारे एसेट्स टैंग के नाम होंगे। असिस्टेंट हैरान होकर पूछता है सारे एसेट्स? जिकिंग गंभीर होकर कहते हैं
जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो और मेरे कंप्यूटर में बैम्बू नाम का एक फोल्डर है, उसका प्रिंट आउट निकाल कर एग्रीमेंट के साथ अटैच कर देना। असिस्टेंट चला जाता है। जिकिंग अकेले में कहते हैं, टैंग मुझे माफ कर देना। अगले सीन में जिकिंग कमरे में आते हैं और देखते हैं कि टैंग के कपड़े वहाँ नहीं है। वो उसे कॉल करते हैं लेकिन कॉल नहीं लगा। वो खुद से कहते हैं कोई बात नहीं। जब लड़कियां वो किसी को पाने की कोशिश करती हैं तो थोड़ा चंचल होना स्वाभाविक है। तभी टैंग अपना सामान लेकर वापस आती है। जिकिंग पूछते हैं तुम गई नहीं? टैंग हंसते हुए कहती है किसने कहा मैं चली गई? मैंने तो कपड़े बस ड्राई क्लीन के लिए दिए थे। आपको क्या लगा मैं आपको छोड़कर चली गई? फिर मुस्कुराकर कहती है तो आप मानते हैं कि आपको मैं पसंद हूँ? जिकिंग धीरे से कहते हैं हमारे रिश्ते की शुरुआत ही गलत हुई थी। टैंग जवाब देती है इसका मतलब है कि हमारा मिलना लिखा था, आपके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही सही, लेकिन हमारा रिश्ता जुड़ा तो। जिकिंग कहते हैं मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। टैंग मुस्कुराकर कहती है सिर्फ 12 साल और मुझे बड़े लोग पसंद हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। अगली सुबह टैंग उठती है तो जिकिंग वहाँ नहीं होते। तभी उसे उनका मैसेज मिलता है। वो उसे रात में डिनर पर चलने के लिए कहते हैं। टैंग ये पढ़कर खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डिनर के लिए तैयार होने लगती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट जिकिंग को बताते हैं जब आप अपने डैड से मिलकर गए थे उसके बाद योंगतियान वहाँ आया था। उसने काफी देर तक उनसे बात की। फिर आपके डैड ने कई बार वहाँ से निकलने की कोशिश भी की लेकिन गार्ड्स उन्हें वापस ले गए। जिकिंग ठंडे लहजे में कहते हैं मेरी परमिशन के बिना अब उनसे मिलने कोई नहीं जाएगा। वहाँ कैमरे लगवा दो और उन पर कड़ी नजर रखो। असिस्टेंट पूछता है क्या आपको डर नहीं है कि वो दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं? जिकिंग कहते हैं उन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है, वो बस एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं। सीन बदलता है। टैंग तैयार होकर जिकिंग के ऑफिस पहुँचती है जहाँ वो कुछ लोगों के साथ मीटिंग में होते हैं। टैंग थोड़ा नर्वस हो जाती है। तभी जिकिंग सबके सामने उसकी कमर पकड़कर कहते हैं ये मेरी वाइफ है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। जिकिंग सबको जाने के लिए कह देते हैं। सबके जाने के बाद वो टैंग को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। टैंग मुस्कुराकर पूछती है आज मैं कैसी लग रही हूँ? जिकिंग उसे देखते हुए कहते हैं बहुत खूबसूरत। टैंग खुशी से कहती है आज हमारी पहली डेट है। दोनों करीब आते हैं जैसे किस करने वाले हों, लेकिन जिकिंग उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। अगले सीन में दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। जिकिंग टैंग के लिए उसकी पसंदीदा डिश ऑर्डर करते हैं। टैंग इधर उधर देखकर पूछती है ये रेस्टोरेंट पूरा खाली क्यों है? यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। जिकिंग हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं शायद आज मौसम ठंडा है इसलिए कोई बाहर नहीं आया। तभी जिकिंग सामने रखे एग्रीमेंट के पेपर्स देखते हुए कहते हैं मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसी वक्त उनका फोन बजने लगता है। वो कॉल काट देते हैं लेकिन कॉल दोबारा आ जाती है। टैंग कहती है शायद कोई इमरजेंसी है, कॉल उठा लीजिए। जिकिंग कॉल उठाते हैं और पता चलता है कि उनके पिता बिल्डिंग से गिर गए हैं और उनकी मौत हो गई है। जिकिंग तुरंत उठकर कहते हैं मुझे जाना होगा, तुम ध्यान से घर चली जाना। टैंग कहती है आप जाइए, मैं खाना खा लूंगी। जिकिंग वहाँ से चले जाते हैं। घर जाते वक्त टैंग न्यूज में देखती है कि मू होंग्यान की अचानक मौत हो गई है। खबरों में कहा जा रहा होता है कि उनकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा उनके बेटे मू जिकिंग को होना था। क्या बिजनेस एम्पायर के लिए उन्होंने ही अपने पिता को मार दिया? ये सब देखकर टैंग चिंतित होकर कहती है जिकिंग कितने परेशान होंगे। वो आगे बढ़ ही रही होती है कि सामने योंगतियान आ जाता है। वो पूछता है कहाँ जा रही हो तुम? टैंग तुरंत अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है और कहती है मैं बस घर जा रही थी। इतना कहकर वो उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके आदमी आ जाते हैं। योंगतियान हंसते हुए कहता है मैं तो बस तुमसे बात करने आया था लेकिन तुम तो काफी चालाक निकली। टैंग फिर भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में वे उसे एक कमरे में ले जाते हैं। योंगतियान उसके सामने कई चाबुक और बेल्ट दिखाते हुए कहता है इन्हें देख रही हो? बचपन में जिकिंग इन्हीं से मार खाता था और कुत्ते की तरह चिल्लाता था। क्या उसने तुम्हें बताया कि वो नाजायज औलाद है? वो बस मू फैमिली का पाला हुआ कुत्ता था। ये सुनकर टैंग सोच में पड़ जाती है कि जिकिंग ने बचपन में कितना कुछ सहा होगा। योंगतियान आगे कहता है तुम मुझसे इतना प्यार करती हो लेकिन उसने तुम्हें कभी सच नहीं बताया। टैंग मजबूती से जवाब देती है हम शादीशुदा हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें मुझे अपनी जिंदगी की हर बात बतानी ही पड़े। योंगतियान हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ। उसने सिर्फ अपना पास्ट ही नहीं छुपाया बल्कि ये भी नहीं बताया कि वही तुम्हारा वो दोस्त है जिससे तुम बात करती हो। टैंग हैरान होकर कहती है ये नामुमकिन है। योंगतियान उसे जिकिंग का बैम्बू वाला फोल्डर दिखाता है और कहता है उसका ऑनलाइन नाम बैम्बू ही है ना? क्या तुम्हें कभी लगा नहीं कि तुम जैसे ही चीन आई? योंगतियान आगे कहता है फिर उसने तुमसे शादी कैसे कर ली? हमने जांच करवाई है, इस अकाउंट का असली मालिक मू जिकिंग ही है। ये सुनकर टैंग को सब याद आने लगता है। जब भी वो बैम्बू को मैसेज करती थी जिकिंग का फोन बज जाता था और दोनों की लिखावट भी एक जैसी थी। टैंग गुस्से में कहती है ये हमारे बीच की बात है, तुमसे इसका क्या लेना देना? योंगतियान मुस्कुराकर कहता है उसने मेरे शेयर तुम्हारे नाम कर दिए लेकिन क्या उसने तुम्हें सच में कुछ दिया? और उसने अपने ही बाप को मार दिया। तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, उसे छोड़ दो, उसकी बदनामी होगी और उसे कंपनी छोड़नी पड़ेगी। मैं तुम्हें लग्जरी लाइफ दूंगा। टैंग
ठंडे स्वर में जवाब देती है, तुम उसे हरा नहीं पाए, इसलिए अब हमारे बीच दरार डालने आए हो। योंगतियान कहता है, आज उसने अपने बाप को मारा है, कल तुम्हें भी मार देगा। टैंग तुरंत पूछती है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम्हें किसने हक दिया है उन्हें जज करने का? तभी वहाँ जीकिंग पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं। वो तुरंत टैंग को उठाकर पूछते हैं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? टैंग कुछ नहीं कहती। उसी समय पुलिस कहती है, मु योंगतियान, आपको मर्डर के केस में गिरफ्तार किया जाता है। योंगतियान चिल्लाकर कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, इसने अपने बाप को मारा है, इसे गिरफ्तार करो। तभी जिकिंग एक फुटेज दिखाते हैं जिसमें योंगतियान उनके पिता को बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और कहता है, सिर्फ यहाँ तुम्हारे बेटे के जासूस नहीं है, जल्दी सच बताओ। जिकिंग के पिता कहते हैं, मुझे जिकिंग से कोई लगाव नहीं था। योंगतियान गुस्से में कहता है, पहले एक औरत के चक्कर में बर्बाद हो गए, अब अपने बेटे को भी नहीं मार सकते। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम यही डिजर्व करते हो। वो उन्हें बिल्डिंग के किनारे ले जाकर कहता है, जीते जी तुम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अपनी जान देकर उसे उसकी कुर्सी से गिरा सकते हो। बस आखिरी बार मेरी मदद कर दो। ये कहकर वो उन्हें नीचे धक्का दे देता है और वहाँ भी कैमरा लगा होता है। वापस वर्तमान में योंगतियान हैरान होकर कहता है, वहाँ कैमरा कैसे हो सकता है? जिकिंग ठंडे स्वर में कहते हैं, तुम्हें चैन की मौत नहीं मिलेगी और तुम्हें कभी प्यार भी नहीं मिलेगा। पुलिस योंगतियान को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद जिकिंग टैंग से कहते हैं, सॉरी मैं देर से आया। टैंग शांत होकर कहती है, मैं चाहती थी कि आप खुद मुझे ये सब बताते। अपना फोन दीजिए। जिकिंग फोन दे देते हैं। टैंग उनके फोन में अपने सारे मैसेज पढ़ती है और कहती है, मैं आपको अपने सारे सीक्रेट्स बता रही थी कि मैं आपके बारे में क्या महसूस करती हूँ। आपको लगा होगा मैं कितनी बेवकूफ हूँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिकिंग धीमे से कहते हैं, मैं डर गया था, मुझे लगा मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। टैंग उसकी तरफ देखकर कहती है, आई लव यू, मैं आपकी हर अच्छाई से प्यार करती हूँ, चाहे आपने मुझसे सच छुपाया हो। जिकिंग मुस्कुरा देते हैं, उसे गले लगाकर कहते हैं, आई लव यू, सॉरी मैं बहुत अहंकारी बन गया था। सीन बदलता है। घर पर जिकिंग टैंग की गोद में सिर रखकर लेटे होते हैं। टैंग धीरे से कहती है, वो समय आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा ना? जिकिंग कहते हैं, रो मत, मैंने तुम्हारी दी हुई कैंडी खा ली है। टैंग मुस्कुराकर पूछती है, क्या एक कैंडी इतनी देर तक मीठी रह सकती है? जिकिंग जवाब देते हैं, एक ही कैंडी काफी है। टैंग पूछती है, आपकी पुरानी चोट में अब भी दर्द होता है? जिकिंग कहते हैं, अब सब ठीक हो गया है, तुमने मुझे पहले ही ठीक कर दिया। तभी टैंग शरारती अंदाज में कहती है, मैं आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी, आपने मुझसे झूठ बोला है। वो उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, मैं आपको सजा देना चाहती हूँ। सीन फिर बदलता है। जिकिंग कुछ काम कर रहे होते हैं। टैंग उनके पास आकर पूछती है, क्या हुआ, आज आप मुझे वीचाइट पर मैसेज क्यों नहीं कर रहे? जिकिंग हल्के से मुस्कुराकर कहते हैं, लीडर पहले आप खुद मैसेज रिव्यू कर लीजिए, मैं तो। वो कहता है, मैं तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। फिर वो उसके गाल पर प्यार से किस करता है और दोनों साथ में फोटो लेने लगते हैं। टैंग ये सब देखकर खुश हो जाती है, लेकिन मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने अभी आपको पूरी तरह माफ नहीं किया है, आपको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी जिचिंग उसे रोककर किस कर लेते हैं। टैंग शर्माकर वहाँ से भाग जाती है और जिचिंग को याद आता है कि उसकी सजा क्या थी। दरअसल रात को टैंग ने उनसे कहा था कि अगले एक हफ्ते तक उन्हें उसके बारे में कंटेंट पोस्ट करके सबके सामने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी होगी कि वो उनकी पत्नी है। सीन बदलता है। जिकिंग न्यूज में देखते हैं कि चंगली को फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। तभी टैंग वहाँ आती है और ये खबर देख लेती है। वो घबराकर पूछती है, कहीं जो को तो कुछ नहीं होगा ना? जिचिंग उसे समझाते हुए कहते हैं, नहीं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद दोनों फिर से अपने रोमांटिक पलों में खो जाते हैं। अगली सुबह टैंग सो रही होती है, तभी उसके पापा का फोन आता है। वो कहते हैं, हम दोनों तुमसे मिलने आ रहे हैं। ये सुनते ही टैंग की नींद उड़ जाती है। वो जल्दी से उठने की कोशिश करती है, लेकिन जिचिंग उसे जाने नहीं देते। फिर जिचिंग टैंग को लेकर उसके पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। टैंग की कार देखकर उसके मम्मी पापा पहले ही हैरान हो जाते हैं। फिर जब उनकी नजर जिचिंग पर पड़ती है तो वो और भी ज्यादा शौक में आ जाते हैं। जिचिंग उन्हें नमस्ते कहते हैं, लेकिन दोनों कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाते। घर के अंदर सब बैठते हैं। तब टैंग अपने मम्मी पापा से कहती है, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है, हमने पहले ही शादी कर ली है। ये सुनकर उसके मम्मी पापा पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उसके पापा गुस्से में कहते हैं, ये क्या मजाक है, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? टैंग धीरे से कहती है, मुझे इनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मुझे डर था कि कहीं कोई इन्हें मुझसे छीन न ले। तभी जिचिंग आगे बढ़कर कहते हैं, इसमें गलती मेरी है, मैंने आप लोगों की इजाजत के बिना टैंग से शादी की, लेकिन ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी टैंग के नाम कर दी है, बस फॉर्मल हैंडओवर बाकी है जो कभी भी हो सकता है। टैंग हैरानी से पूछती है, आप किस शेयर की बात कर रहे हैं? जिचिंग जवाब देते हैं, भविष्य में कुछ भी हो जाए, मैं वादा करता हूँ, अगर ये शादी टूटी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। टैंग की माँ उसके पापा से कहती हैं, आप देख क्या रहे हैं, हमारा दामाद इतना अच्छा है, हमें भी इन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। टैंग के पापा गहरी सांस लेकर कहते हैं,
अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने टैंग का ख्याल नहीं रखा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिचिंग भरोसा दिलाते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी टैंग मुस्कुराकर कहती है, मुझे आपके पैसे नहीं, सिर्फ आप चाहिए। सीन बदलता है, दोनों घर के बाहर आते हैं और तभी बर्फ गिरने लगती है। अचानक जिचिंग घुटनों पर बैठकर टैंग को प्रपोज करते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टैंग मुस्कुराकर हाँ कहती है और जिचिंग उसे रिंग पहनाते हैं। टैंग हंसते हुए कहती है, हम तो पहले से शादीशुदा हैं, फिर ये प्रपोज क्यों? जिचिंग मुस्कुराकर कहते हैं, ये भी जरूरी था। दोनों उस खूबसूरत पल को साथ में जीते हैं। अगले सीन में टैंग एग्रीमेंट पेपर्स लेकर जिकिंग के पास आती है और कहती है, आज एग्रीमेंट का आखिरी दिन है। वो पेपर्स फेंकते हुए कहती है, अब आप आजाद हैं। जिचिंग मुस्कुराकर कहते हैं, किसने कहा? हमारा रिश्ता तो कानून से भी सुरक्षित है। टैंग हंसते हुए कहती है, मेरा मतलब है अब आप मुझसे बच नहीं सकते। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर गले लग जाते हैं। जिचिंग उसे घुमाते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।